हाँ जी दोस्तों, चलिए जी, तो लास्ट वीडियो पे हम एक तरीके से आ गए हैं। हमारा कहीं ना कहीं बहुत लंबा चलते चलते दिस इज 23rd वीडियो, जिसके अंदर हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2 वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, एमसीक्यूज की। बट कॉन्सेप्चुअली हम कह सकते हैं कि चैप्टर हमारा इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर आप एक चीज ध्यान रख सकते हो क्या, कि इसके अंदर मेजरली कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिसको भी डील किया गया है। कहने का मतलब कि अगर आपको याद हो, जब हमने फर्स्ट वीडियो की शुरुआत की थी तो हमने देखा था कि कुछ 2015 के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, तो उस अमेंडमेंट्स के अंदर थोड़ी बहुत चीजें इसके अंदर इंसर्ट की गई थी, और वो जो भी इंसर्शन था वो इसी पोर्शन से रिलेटेड है, तो इसलिए इस पोर्शन के अंदर उसको भी कवर किया जाएगा। ये अपने आप में लेंदी है काफी ज्यादा, क्योंकि 138 से लेके हम 142 नहीं बल्कि 148 तक जाएंगे। मतलब कि इन्होंने यहाँ हेडिंग थोड़ी सी गलत मार्क की है। ये सेक्शन आपका 148 तक चल रहा है, जहां पे जाके ये पूरा पूरा एक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो 148 तक चलेगा अपन का। पहले हमने सोचा था इसको 2 पार्ट में करें, बट नहीं, कहीं ना कहीं दोनों को रिलेटेड है। पहला इसका पार्ट है जिसके अंदर हम पेनल्टी को डिस्कस करेंगे, और दूसरे पार्ट में इसके अंदर हम ऑफेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए दोनों पार्ट को एक साथ ही लेके चल रहे हैं। इवन तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ आप देखो, पूरी तरीके से आपको समझ में आएगी सारी चीजें, सारा कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। लेंदी होगा, इस चीज पे ध्यान नहीं देना, टाइम पे बल्कि ध्यान नहीं देना। आराम से देखते हैं और आराम से पढ़ के इसको खत्म करते हैं। लास्ट पार्ट है, तो कोई आपको स्पीडी ट्रायल नहीं करना है। इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा तो कोई भी हम स्पीड वाला कंसर्न नहीं करेंगे। इजीली तौर पे लेंदी होता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा होगा, 50 मिनट से 1 घंटे का जाएगा ये, बट सारे सेक्शंस 1 बाय 1 इजी तरीके से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है 138 से लेके 148 तक, तो कंटिन्यूअसली इसके अंदर है ही है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन आपका डील किया जाएगा 142A, फिर 143 आएगा, फिर 143A भी आएगा, देन फिर 147 एंड 148 आएगा। तो ये सेक्शंस और भी हैं जो कि 142 के अलावा चलेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में जो कैटेगराइज किया गया है, इसको अगर हम कहें कि पेनल्टी का सेक्शन कहां तक है, तो पेनल्टी के सिर्फ 3 सेक्शन है, 138 से लेके 140 तक। मतलब 138, 139 और 140, ये 3 सेक्शन जो है वो पेनल्टी के हैं। उसके बाद जितने भी सेक्शंस रह जाएंगे वो सारे के सारे जो है वो डील करेगा आपके ऑफेंसेस को। ठीक है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लेंथीएस्ट एरिया है और काफी सारे सवाल इससे बन जाते हैं बाय हेल्प ऑफ केस स्टडी, जो हम देखेंगे जब केस स्टडी करेंगे, तो वहां पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, एग्जाम के अंदर भी पूछे गए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो भी आपके एग्जाम से ही रिलेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं, और अमेंडमेंट इसमें ताजा आया हुआ है 2015, आप कह सकते हो कि अभी के हिसाब से तो पुराना है, लेकिन ऐसे एक्ट्स के अंदर जनरली जो है वो अमेंडमेंट्स आते नहीं है। कुछ ओल्ड स्टेटेड एक्ट्स वगैरह होते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं आया करती हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इसके लिए अगर 5-10 साल पहले भी कोई अमेंडमेंट आया है तो वो इन एक्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट कंसर्न हो जाता है। तो इसलिए इसको बिल्कुल शांति के साथ आराम से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन नंबर 138 की। अब 138 क्या बात करता है, उससे पहले एक बार जरा इसका हेडिंग और देख लो। टॉपिक का हेडिंग क्या है, कह रहा है डिसऑनर ऑफ चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। ठीक है, मतलब चेक हमारा डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हुआ है चेक, तो यहां पे बाकी चीजों की बात नहीं की जाएगी इस पूरे एरिया के अंदर। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बात की जा रही है चेक की, ना ही बिल ऑफ एक्सचेंज की चर्चा होगी, ना प्रोमिसरी नोट की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ बात होगी चेक्स की। ठीक है, चेक्स हमारा डिसऑनर हो गया। क्यों डिसऑनर हो गया? क्योंकि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं थे, मतलब फंड जो थे वो सफिशिएंट नहीं थे, इनसफिशिएंट थे। मतलब कि हमने सपोज किसी को 20,000 का चेक दे दिया और हमारे अकाउंट में 10,000 ही पड़े हुए थे, तो ऑब्वियसली बात है चेक हमारा बाउंस हो जाएगा, जो हम अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, एंड दैट बाउंस इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ चेक्स। ठीक है, तो इस रीजन के वजह से अगर इनसफिशिएंसी हो जाती है तो उसको बहुत सीरियसली ट्रीट किया जाता है। रीजन बीइंग कि अगर बिजनेस के अंदर हम बात करें तो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर हम कई सारे लोगों को चेक्स वगैरह देते हैं अपनी लाइबिलिटी या डेट को डिस्चार्ज करने के लिए। सपोज हमने किसी से सामान खरीदा और उसको चेक दे दिया, या किसी से कोई सर्विसेज ली, उसको चेक दे दिया, तो एक बिजनेस के दौरान ये चीजें रेगुलर प्रोसेस में चलती रहती हैं। और अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं और मैं चेक दे दे रहा हूं, तो सपोज वो तो बंदा सोचेगा कि अच्छा जी चेक मिल गया, इसको मैं डाल के पैसे इन कैश करा लूंगा, और अगर उसको पैसे नहीं मिलते हैं तो ये बहुत सीरियस पेनल्टी और ऑफेंस का एरिया क्रिएट करता है। रीजन बीइंग कि आप कहीं ना कहीं फ्रॉड करना चाह रहे हो। आपने किसी से सामान तो परचेज कर लिया और उसको पैसे के बदले चेक दे देते हो, चेक आपके अकाउंट में पैसे होते नहीं है, तो आप फ्रॉड इंटेंशन रखते हो। तो इसलिए लॉ सपोर्ट करता है उन सभी लोगों को जिनको कि ऐसा चेक मिला जिसको वो इन कैश नहीं कर पाए, मतलब उनका चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 138 क्या बात कर रहा है, ये बात करेगा पेनल्टी की। अब पेनल्टी से पहले आपके माइंड में एक पिक्चर पूरी क्रिएट होनी चाहिए कि क्या सिनेरियो है, मतलब इसकी जरूरत कब पड़ रही है, क्या सिनेरियो है, कब ऐसा होगा कि जब हमारा चेक डिसऑनर हो जाएगा, और क्या क्या उसके रिलेटेड एक केस तैयार होगा। तो उस केस को पहले तैयार किया गया है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वेयर
एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद द बैंकर, मतलब कि मेरा एक सपोज बैंक में मेरा अकाउंट मेंटेन है, सपोज करो एसबीआई के अंदर मेरा अकाउंट है और मैंने उसका एक चेक, एसबीआई का एक चेक ड्रॉ किया, ठीक है जी, क्यों ड्रॉ किया? फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी, मुझे पेमेंट करनी थी किसको? टू अनदर पर्सन फ्रॉम आउट ऑफ दैट अकाउंट, अपने अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करनी थी। क्यों करनी थी जी? फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और लाइबिलिटी। अब जरा इतनी बात को पहले समझो कि सपोज करो मेरे को किसी को 50,000 रुपए देने थे, अगर मुझे किसी को 50,000 देने थे तो क्या मैं 20,000 का चेक उसको नहीं दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता हूं, मैं उसको पार्ट में पेमेंट करूंगा। क्या मुझे बैंक आके कहेगा कि नहीं भैया तुम्हारे उधार 50,000 है, पूरे 50,000 की पेमेंट करो? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे को 50,000 की पेमेंट करनी है और मैं उसको 20,000 का चेक दे रहा हूं, फिर 10,000 का चेक दे रहा हूं, तो ऐसे करके मैं पार्ट में भी दे सकता हूं या फिर मैं एक ही चेक उसको पे कर सकता हूं 50,000 रुपए की। ये पेमेंट जो है ये किससे रिलेटेड है? दिस अमाउंट इज रिलेटेड टू डेट्स या फिर कोई और लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब हो गया कि सपोज मैंने किसी से लोन ले रखा था, किसी से मैंने उधार ले रखा था, बोरोइंग हो रखी थी, तो वो हमारी अदर लाइबिलिटीज का पार्ट है। और डेट हो गया आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर आप कोई गुड्स परचेज करते हो, कोई सर्विसेज किसी से लेते हो, तो उस टाइप की आपकी जो पेमेंट थी उसको आपने डिस्चार्ज करने के लिए एक चेक काट के दिया दूसरे व्यक्ति को, ठीक है जी। उसके बाद इस ब्रैकेट को फिलहाल अभी छोड़ते हैं, ब्रैकेट के आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या कह रहा है। ओके, इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड, वो जो चेक हमने दिया था वो जो है वो बैंक से वापस आ गया। वो जो चेक हमने दिया सामने वाले व्यक्ति को, उसने अपने बैंक में डिपॉजिट किया और वो चेक जो है उसको वापस मिल गया। क्यों मिल गया? ईदर बिकॉज ऑफ, दो रीजन हो सकते हैं, अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ दैट अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू ऑनर द चेक, मतलब कि मैंने चेक दिया था 20,000 रुपए का और मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए थे, तो मतलब जो 10,000 है वो सफिशिएंट नहीं है उस चेक को ऑनर करने के लिए। या फिर that is exceed the amount arranged to be paid from that account by an agreement made with that bank। दूसरा सिनेरियो क्या निकल के आता है कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सपोज करो एक व्यक्ति है ए, इसका बैंक है एसबीआई के अंदर, ठीक है जी। अब इसने जब बैंक में अकाउंट खुलाया था तो बैंक वालों ने इसके साथ एक एग्रीमेंट किया था, इसका एक एग्रीमेंट हुआ था बैंक के साथ, और वो एग्रीमेंट क्या था कि आप जो हमारे अकाउंट में आपके जो भी पैसे पड़े होंगे, लेट से 1 करोड़ रुपए क्यों ना पड़े हो, लेकिन आप जो एक पेमेंट कर सकते हो या एक चेक किसी को काट के दे सकते हो, उसकी मैक्सिमम लिमिट है लेट से 15 लाख रुपीस, ठीक है ना। इसकी एक इनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है कि भाई साहब आप 15 लाख से ज्यादा का किसी को चेक काट के नहीं दे सकते हो, या 10 लाख से ज्यादा का, या कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि इनके बीच में एग्री हो रखा था। बट भाई साहब ये चीज भूल गए और इन्होंने किसी दूसरी पार्टी जिसका नाम बी है उसको लेट से 20 लाख रुपए का एक चेक काट के दे दिया। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये बी ने अपने इस चेक को प्रेजेंट किया अपने बैंक में, लेट से इनका बैंक है एचडीएफसी बैंक के अंदर, और इस बैंक के थ्रू रोटेट होकर वो एसबीआई में आया, तो एसबीआई ने उसको डिनाई कर दिया पे करने से। रीजन भी क्योंकि लिमिट लगी हुई थी 15 लाख रुपए की और चेक था 20 लाख रुपए का। तो ये चेक इसने इसको रिटर्न किया और इसने इस पार्टी को रिटर्न कर दिया कि जी आपका जो चेक है वो अनपेड रह गया ड्यू टू दी एग्रीमेंट जो कि ए और एसबीआई का आपस में हो रखा है और इस अमाउंट की क्लियरेंस की अलाउंस नहीं है, ठीक है। तो इस रीजन से भी वो अनपेड निकल के आ सकता है। अच्छा, ऐसा हो गया, अब क्या होगा? कहा जाता है कि सच पर्सन शैल बी डीम टू हैव बीन कमिटेड एन ऑफेंस, मतलब ऐसा माना जाएगा कि जिसने वो चेक काट के दिया था उसने एक अपराध किया है, एंड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years, मतलब जिसको 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक, और विद बोथ, मतलब कि उसको 2 साल की जेल हो सकती है या फिर जितने का चेक था जो डिसऑनर हुआ है उसके 2 गुना का उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, या फिर इंप्रिजनमेंट और फाइन दोनों लग सकती है। तो ये मैक्सिमम 2 साल है, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 1 महीने, 1 साल, कितना भी उसको इंप्रिजनमेंट हो सकता है, और फाइन जो है ये भी एक्सटेंड किया जा सकता है ट्वाइस तक, मतलब अगर किसी का 15 लाख का चेक था तो उससे मैक्सिमम फाइन लिया जा सकता है 30 लाख रुपए। ऑल्दो एक्चुअल क्या होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि 5 लाख लेना, 2 लाख लेना है, एज द केस में भी, ठीक है। तो ये पूरा आपको एक पैराग्राफ समझ में आया, इसको एक बार दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं, और स्टार्टिंग में हमने एक ब्रैकेट छोड़ा था उसको भी कवर करते हैं। क्या कह रहा था कि वेयर any check drawn by a person on account maintained by him with a banker for payment of any amount to another person for discharge in whole or in part of any debt to other liability। अब इसमें ब्रैकेट में क्या देखा था कि भैया डेट की पेमेंट की गई है। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है एक तरीके से कि अ चेक गिवन एज अ गिफ्ट और डोनेशन और एज अ सिक्योरिटी और इन डिस्चार्ज ऑफ मेयर मोरल ऑब्लिगेशन
और फॉर एन इलीगल कंसिडरेशन वुड बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ दिस सेक्शन। मतलब सेक्शन 138 जो है वो इन चीजों पे अप्लाई नहीं होगा। किन चीजों पे अप्लाई नहीं होगा? अगर आपने कोई एक चेक दिया था जो कि एक प्रकार का गिफ्ट है, आपने किसी को वेडिंग का कोई गिफ्ट दिया है, या फिर किसी को आपने कोई डोनेशन दिया है कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या फिर कोई मॉरल ऑब्लिगेशन है, मतलब कि आप अपने बेटे को कोई चेक दे देते हो, अपनी वाइफ को कोई चेक दे देते हो, वाइफ अपने हस्बैंड को कोई चेक दे देती है जस्ट फॉर सेक ऑफ, मतलब कि अमाउंट ट्रांसफर करना था किसी भी ऐसे टाइप के पर्पस के लिए, तो इस टाइप की सीक्वेंस में, या फिर कोई इलीगल कंसिडरेशन है, फिर तो ऑब्वियसली बात ही नहीं करेगा हमारा लॉ अगर इलीगल बात आ जाती है तो इन सभी चीजों को सेक्शन 138 जो है वो डील नहीं करता। मतलब 138 को आप सिंपली समझ सकते हो कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को डील करने की यहां पे कोशिश की जा रही है, जो कि एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर की जाती है। आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस को इससे दूर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज है आपकी डिसऑनर की पूरी कैटेगरी। आगे, इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड। इधर आपने देखा दो चीजें कि आपके अकाउंट में फंड सफिशिएंट नहीं था, या फिर जो आपकी एग्रीमेंट थी उसने अलाउ नहीं किया उसने क्लियरेंस के लिए, तो उस केस में माना जाएगा कि आपने एक ऑफेंस किया और आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर जितने का चेक था उसका 2 गुना आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, या फिर दोनों। नाउ कुछ प्रोवाइडेड आ गया। प्रोवाइडेड का यहां पे मतलब क्या है? प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई अनलेस। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना है आपको। क्या कहा जा रहा है कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर ये सब नहीं होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि दिस इज मैंडेटरी प्रोविजंस, मतलब ये सभी चीजों को होना यहां पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि ये सेक्शन 138 जो है ये अप्लाई नहीं किया जाएगा अगर ये ए पॉइंट नहीं होगा, बी पॉइंट नहीं होगा और एक और है सी पॉइंट, ये तीनों नहीं होंगे। तो द थिंग इज कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये तीनों जो है ये एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट है 138 सेक्शन की। 138 सेक्शन को वैलिडली करार देने के लिए इन तीनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। क्या क्या चीजें हैं? नंबर 1 कि जो चेक दिया गया था सामने वाली पार्टी को, उसने उसको प्रेजेंट किया है उसकी वैलिडिटी पीरियड के अंदर अंदर। अब जनरली आपको पता है कि किसी भी चेक की जो वैलिडिटी पीरियड होती है वो होती है 3 महीने की, ठीक है, या फिर और भी कोई ऐसा डेट जो कि डिसाइड किया गया होगा उस चेक की वैलिडिटी के लिए, तो वो भी करार दिया जा सकता है। बट इन जनरल हम कहते हैं कि 3 महीने की वैलिडिटी होती है। The check has been presented to the bank within a period of 3 months from the date on which it is drawn or within the period of its validity whichever is earlier। अगर 3 महीने के अलावा कोई और पीरियड है, लेट्स से अगर कहीं पे बैंक ने कुछ और कंडीशंस लगा रखी है, कोई डिफरेंट वैरायटी का चेक है जिसकी की वैलिडिटी 1 महीने ही होती है, तो whichever is earlier देखेंगे 3 महीने और 1 महीने, दैट इज 1 महीने। या फिर अगर 6 महीने की वैलिडिटी भी है तो उस केस में भी देखा जाएगा कि 6 महीने और 3 महीने whichever is earlier दैट इज 3 महीने। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको दिया गया यहाँ पे 3 महीने की मोहलत। प्रैक्टिकली अगर आप इसको रिलेट करोगे तो प्रैक्टिकली 3 महीने ही होती है किसी भी चेक की वैलिडिटी। जिस डेट पे वो मेंशन है, मतलब चेक के ऊपर जो डेट लिखा गया है उसके 3 महीने तक ही वो चेक वैलिड रहता है, उसके बाद वैलिड नहीं रहता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए ने एक चेक दिया था बी को, तो बी को इस चेक को प्रेजेंट कर लेना है 3 महीने के अंदर अंदर। अगर 3 महीने के बाद प्रेजेंट किया और वो डिसऑनर हो गया तो ए की कोई लायबिलिटी यहां पे नहीं आएगी। तो ए की लायबिलिटी तभी आएगी जब उसको 3 महीने के अंदर प्रेजेंट कर दिया गया हो। पहला पॉइंट। दूसरा आता है डिमांड फॉर पेमेंट थ्रू द नोटिस, मतलब द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब जिसके पास भी चेक है, जो पेई है या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ऑफ द चेक एज द केस मे बी, मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ सेड अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉअर, बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉअर of the check within 30 days of the receipt of information by him from the bank regarding the return of check as unpaid। मतलब क्या हुआ कि अगेन आप अपने पुराने सिनेरियो में आ जाओ। यस, अब अगर मैं इस सिनेरियो की बात करता हूं यहां पे कि ये हमने एक केस लिया था। अब इस केस के अकॉर्डिंग अगर सपोज करो इसने एक चेक दिया था, चेक जो दिया था वो दिया था सपोज करते हैं हम 1 मार्च की डेट का, और 1 मार्च वाले चेक को इस बंदे ने डिपॉजिट कर दिया लेट्स से 1 अप्रैल को, तो विद इन 3 मंथ है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में डिपॉजिट किया गया, बैंक ने फर्दर अपना प्रोसेस किया क्लियरेंस का, और एट द एंड पता लगा कि डिसऑनर हो गया, और इस डिसऑनर की सूचना इस बैंक ने इस बी को दे दी। कब दे दी? लेट्स से 5 अप्रैल तक इसके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई कि जो ये चेक था ये डिसऑनर हो गया है। तो दूसरी शर्त क्या है कि जैसे ही बी को ये पता लगेगा, बी जो है वो इसके लिए एक रिटर्न नोटिस देगा। कितने दिनों के अंदर अंदर देगा? 30 दिनों के अंदर अंदर। मतलब जब इसको पता लगा कि इसका चेक डिसऑनर हो गया है तो उस डेट से लेके 30 दिन के अंदर अंदर ए के पास एक नोटिस आ जाना चाहिए जिसमें कि वो पेमेंट की डिमांड करेगा, कहेगा कि आपको जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया बाय द फॉलोइंग रीजन, और इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई है और आप अब मुझे इसकी एक सेपरेट पेमेंट दो, चेक दो, या जैसे भी मेरी पेमेंट को आप क्लियर कराओ, और इस बात की नोटिस 30 दिनों के अंदर इसके पास आ जानी चाहिए।
अगला पॉइंट आएगा जिसके अंदर कहा जाएगा कि 30 दिनों के अंदर जब इसके पास नोटिस आ गया, तो उस नोटिस जब इसके पास सपोज आ गया, जैसे कि 5/4 को इसके पास इंफॉर्मेशन आई, इसने 6/4 को नोटिस दे दिया, 6/4 को नोटिस दिया, तो अब सॉरी 5/4 को इसके पास आ गया, तो इसको मैक्सिमम जो नोटिस डिलीवर कर देना है, इस तक पहुंचा देना है, ये सूचना वो पहुंचा देनी है कब तक, लेट्स से क्या, जो इसको 1 महीने का टाइम दिया गया है, तो मतलब 5 मई तक इसके पास इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। और 5 मई को अगर इसके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, तो इस 5 मई से 15 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन का मतलब हो गया 20 मई से पहले पहले इस नोटिस के रिगार्डिंग ए को जो है वो फाइनल पेमेंट कर देनी है बी को। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तभी जाके ए डिफॉल्टर माना जाएगा। मतलब क्या हुआ कि चेक डिसऑनर हो गया, वो कहते हैं जी ठीक है सेक्शन 138 लग गया, आगे बताओ। आगे में पहला पॉइंट चेक करने जाएंगे कि क्या इसने टाइम रहते रहते चेक को प्रेजेंट कर दिया था, पॉइंट नंबर ए, आंसर इज यस। क्या जब चेक डिसऑनर हुआ तो इसकी सूचना आने के बाद क्या इसने 30 दिन के अंदर अंदर एक रिटर्न नोटिस दिया था ए को, आंसर इज यस। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या इसके पास जब ये सूचना आ गई कि चेक डिसऑनर हो गया है 30 दिनों के अंदर अंदर, तो उस नोटिस की डेट के 15 दिन के अंदर अंदर क्या इसने बी को पेमेंट की या नहीं की? अगर कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई पेनल्टी कोई प्रोविजन कुछ भी यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा। बट अगर नहीं करता उसके 15 दिन के अंदर भी ए पेमेंट, तो ए को कवर कर लिया जाएगा सेक्शन 138 के अंदर। ठीक है जी, तो ये सिनेरियो आपके समझ में आ गया। Failure of drawer to make payment. The drawer of such check fails to make payment of the said amount of money to the payee or as the case may be to be the holder in due course of the check. कब तक? Within 15 days of the receipt of said notice. जो नोटिस आएगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको पेमेंट कर देना। अगर पेमेंट नहीं किया तो फिर ये आपका अट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, डेट और अदर लाइबिलिटी का मतलब क्या है? लीगली इन्फोर्सेबल डेट और अदर लाइबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने ऊपर ही कवर कर लिया था कि इलीगल अगर डेट होंगे या कंसिडरेशन होगा तो उसको यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है। अब एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है जिससे आपको 138 और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको हम पिक्चराइज भी कर लेंगे साथ साथ में। पहले रीडिंग कर लेते हैं इसकी। कह रहा है एक्स ने इशू किया एक पोस्ट डेटेड चेक टू वाई ऑन अकाउंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इट्स लाइबिलिटी। मतलब कि ए ने एक पीडीसी दिया। लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि एक ए पार्टी है एक बी पार्टी है, ठीक है ना। ये है किस डेट पे? अभी मान लेते हैं ये है अभी 1 अप्रैल की डेट पे। 1 अप्रैल की डेट पे ए ने बी को एक चेक दिया जिसमें की डेट डाली 15 अप्रैल की। मतलब कि अगर 15 अप्रैल की एक चेक पे डेट डल गई है तो 15 अप्रैल से पहले पहले ये बैंक में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ये बात यहां पे समझ में आ जाती है। इस टाइप के चेक को ही कहते हैं हम पीडीसी, मतलब पोस्ट डेटेड चेक, कि जिस डेट पे आप होते हो उस डेट के अलावा उसके आगे की कभी की भी डेट का आप अगर चेक बनाओगे तो वो चेक आपका पीडीसी कहलाता है। ठीक है, हमने 15/4 का चेक दे दिया। 15/4 का जब हमने चेक दे दिया तो बी को ये चेक जब मिला तो बी इसको कितने दिनों तक डाल सकता है? तो वो जो 3 महीने का पीरियड काउंट होगा वो 1/4 से काउंट होगा या 15/4 से काउंट होगा? तो ऑब्वियसली वो 15/4 से काउंट होगा। यहां से काउंट करोगे आप 3 मंथ, और 3 मंथ के पीरियड के अंदर अंदर इस चेक को प्रेजेंट इसको करवा लेना है। ठीक है जी। अब ए क्या करता है, उसने जब 1/4 को चेक दे दिया 15/4 का, वो बीच में ही अपने बैंक को इंटीमेट करता है। बीच में कह सकते हो कि उसने 5 तारीख को 5 अप्रैल को बैंक को इंटीमेट कर दिया और इस चेक को स्टॉप करवा दिया। इसको चेक को उसने स्टॉप करा दिया, और स्टॉप करा के वो ये कह रहा है कि सर जी मैंने तो चेक को 15/4 से पहले पहले स्टॉप करा दिया, तो मेरी 138 की लाइबिलिटी यहां पे अराइज नहीं होती। तो आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अब इस सिनेरियो को देखते हुए आप बताओ कि इसके अंदर क्या होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने चेक एक बार किसी को काट के दे दिया तो इस चेक को काटने की डेट से ही 138 आपका शुरू हो जाता है, और बेशक वो पीडीसी और पीडीसी के बाद 3 महीने और, मतलब 1/4 से लेके 15/4 प्लस 3 मंथ, ये हो जाएगा आपका लेट से 15/7। तो 1/4 से लेके 15/7 के बीच में अगर डिफॉल्ट हो जाएगा पेमेंट का तो भी सेक्शन 138 आपका वहां पे अप्लाई हो जाता है। तो ये एक नया सीन निकल के आता है जिसको हम कहते हैं पीडीसी का सिनेरियो, जहां पे ये 3 महीना ही कवर नहीं होता, इससे पहले की भी डेट, जिस डेट पे चेक बनाया गया है वो पीरियड भी इसी के अंदर कवर हो जाता है। इसके बीच में अगर पेमेंट डिफॉल्ट होती है या स्टॉप पेमेंट करवा दी जाती है तो वो भी आपका सेक्शन 138 यहां पे अट्रैक्ट कर लेगा। इसको बहुत सिंपली आप प्रैक्टिकली रिलेट इस तरीके से कर सकते हो कि अगर ये अलाउ कर दें तो हर कोई इंसान क्या करेगा, एक पीडीसी चेक काट के देगा, सपोज करो 1 महीने के बाद का, और 1 महीने के बीच में ही उसको बैंक से जाके वो कैंसिल करवा लेगा। तो 1 महीने का टाइम तो उसको मुफ्त में मिल गया और उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई। सामने वाला इस भरोसे में बैठा था कि 1 महीना पूरा होगा, मैं चेक को बैंक में डालूंगा, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसने तो पहले स्टॉप करा लिया। तो इस टाइप से आप कह सकते हो कि जो भी हमारे वेंडर्स होते हैं जिनको पेमेंट मिलनी चाहिए उनको यहां पे फंसाया जा सकता है, उनके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। तो इसलिए इस चीज को यहां पे अलाउ नहीं किया जाता। नाउ
देख लेते हैं फटाफट से। एक्स ने इशू किया एक पीडीसी टू वाई ऑन अकाउंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इट्स लायबिलिटी। फर्दर एक्स इंटरेस्टेड टू द बैंक टू मेक द स्टॉप पेमेंट ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ एडिक्वेट अमाउंट इन द अकाउंट। उसने स्टॉप पेमेंट की इंस्ट्रक्शन दे दी बैंक को कि भैया बैंक में पैसे नहीं है, पेमेंट मत करवाना। Here, in the instance of section 138 of the act is attracted as when a check is dishonored on account of stop payment is instruction sent by the drawer to the banker in respect of a PDC irrespective of insufficiency of funds in the account. A post-dated check is deemed to have been drawn on the date it bears and 3-month period of purpose of section 138 is to be counted from that date. मतलब जो डेट उस पे लिखी हुई है वहां से 3 महीना काउंट किया जाएगा. So X will be liable for dishonor of check once a check is issued by the drawer. A presumption under section 139 must be followed. 139 हम देखेंगे इसके अंदर क्या presumption है, but the thing is कि to the extent जितना आपने पढ़ा, जितना आपने समझा कि इस एग्जांपल के अंदर भी जो हमारा X है वो लायबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 138. ठीक है जी. जब लायबल हो जाता है तो पेनल्टी क्या होती है? पेनल्टी आपने देख लिया, इसको दोबारा से यहाँ पर रिपीट किया गया है. पेनल्टी कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट डिसऑनर ऑफ चेक की पेनल्टी क्या है? एक क्रिमिनल ऑफेंस कहलाता है जिसमें कि पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट होता है अप टू 2 इयर्स और फाइन लगता है 2 गुना चेक के अमाउंट का, या फिर दोनों भी लगाया जा सकता है. नाउ सेक्शन 139 की बात करते हैं. सेक्शन 139 क्या है? इसमें एक बेसिकली प्रिजम्पशन लिखी गई. प्रिजम्पशन क्या लिखी गई है कि जब भी एक चेक दिया जाता है किसी भी पार्टी को, तो उस केस में यह प्रिज्यूम किया जाता है कि वो जो चेक दिया गया है वो उसी पर्पस के लिए दिया गया है जो कि एक सेक्शन 138 का पर्पस है. मतलब 138 जो आपको पर्पस बताता है ताकि डिस्चार्ज करना चाहते थे आप अपनी डेट और लायबिलिटी, यही पर्पस बताया 138 ने. तो ये प्रिज्यूम करता है सेक्शन 139 कि जिसको चेक मिला, सपोज करो ए ने एक चेक दिया, किसको दिया? बी को दिया. तो बी को जो एक चेक मिला है वो उस चेक का ओरिजिनल ऑनर है, बिकॉज कि उस चेक से ही ए की कोई डेट या लायबिलिटी जो है वो डिस्चार्ज की गई है. और अगर ए कहता है कि नहीं जी मैंने जो ये चेक दिया है ये मैंने अपनी डेट या लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए नहीं दिया गया है, तो उस चीज को ए को क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा. प्रूव करने का मतलब क्या हुआ कि सपोज बी के पास एक चेक है, बी कहता है जी मेरे को तो डेट के अगेंस्ट मिला था, ए कहता है नहीं जी मैंने तो गिफ्ट दिया है, यह कहता है मैंने तो डोनेशन दिया है. इस टाइप की कोई भी बात अगर ये करता है तो इस चीज को ए को प्रूव करना पड़ेगा. अदरवाइज सेक्शन 139 तो यही मान के चलता है कि होल्डर के पास जो चेक पड़ा हुआ है वो चेक उसी पर्पस के लिए जो पर्पस स्पेसिफाई किया गया सेक्शन 138 के अंदर, जिसका की मतलब है डेट और लायबिलिटी को डिस्चार्ज करना. ठीक है, तो इतनी सी बात बस ये प्रिजम्पशन के ऊपर करके जाता है सेक्शन नंबर 139. देखते हैं फटाफट से. When a check is dishonored, it shall be presumed unless the contrary is proved that the holder of a check received the check of the nature referred to in section 138 for the discharge in whole or in part और एनी डेट और अदर लायबिलिटी. तो ये पर्पस के लिए ही चेक दिया गया है. प्रिजम्पशन प्रिस्क्राइब्ड हियर इज अ रिबुटेबल प्रिजम्पशन, मतलब कि इसको डिनाई किया जा सकता है, इसको प्रूव किया जा सकता है, इस प्रिजम्पशन को गलत ठहराया जा सकता है. एज द प्रोविजंस क्लियरली प्रोवाइड द पर्सन इशूइंग द चेक, मतलब ड्रॉअर इज एट द लिबर्टी टू प्रूव टू दी कॉन्ट्रैरी, मतलब ए जो है वो इसकी कॉन्ट्रैरी में कुछ भी अगर प्रूव करना चाहता है तो वो प्रूव कर सकता है. द इफेक्ट ऑफ दिस प्रिजम्पशन इज टू प्लेस द इवेंट एविडेंशियल बर्डन ऑन दी एक्यूज्ड. तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे फंस रहा है कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक एविडेंशियल बर्डन डाला गया है कि भैया तुम प्रूव करो. एक्यूज कौन होगा? अगर कोई भी डिफॉल्ट होगा तो ये एक्यूज होगा. बी तो कहेगा जी मेरे को तो पेमेंट बिजनेस से रिलेटेड मिली थी, ए कह रहा नहीं मैंने डोनेशन दिया था, तो ऐसे कहा जाएगा भाई साहब प्रूव करो अगर तुमने डोनेशन दिया था या फिर तुम्हारी कोई लायबिलिटी नहीं थी, कोई डेट नहीं था, उसको तुम डिस्चार्ज नहीं कर रहे तो उस चीज को प्रूव करके दिखाओ तो तुम बच जाओगे. अदरवाइज 138 की जो भी पनिशमेंट है वो एप्लीकेबल हो जाएगी ना. अगला पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 140 जो की बात करता है डिफेंस को लेकर. डिफेंस का यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है कि ये जो व्यक्ति है ये क्या ऐसा कह सकता है कि जब इसके ऊपर केस दर्ज हो गया तो क्या ये ऐसा कह सकता है कि सर जी मैंने चेक तो दे दिया था लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ये चेक डिसऑनर हो जाएगा, या फिर मेरे को ये ध्यान नहीं था कि मेरे बैंक में पैसे नहीं है, या फिर जो मैंने इनको चेक दिया वो उस अकाउंट का दे दिया जिसमें पैसे नहीं थे, मतलब मैं भूल गया. कहने का मतलब क्या है, वो ये नहीं कह सकता कि मैं भूल गया. और अगर वो ये कहता है कि मैं भूल गया, भूल चूक हो गई, गलती से हो गया, इस टाइप की चीज अगर वो बात करता है तो ये एक अच्छा डिफेंस नहीं माना जाएगा और इस डिफेंस को हमारे कोर्ट के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा. इतनी सी बात कहता है सेक्शन नंबर 140. कहा जा रहा है क्या? इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 दैट द ड्रॉअर had no reason to believe when he issued the check that the check may be dishonored on presentment. मतलब कि जब उसने चेक इशू किया तो उसको ये चीज नहीं पता थी कि चेक जो होगा वो प्रेजेंट होने के बाद डिसऑनर हो जाएगा फॉर द रीजन स्टेटेड इन दैट सेक्शन. ठीक है ना, मतलब इनसफिशिएंसी की वजह से चेक डिसऑनर हो जाएगा, इस बारे में उसको पहले से जानकारी नहीं थी. तो ये बेवकूफी वाली बात है, इस चीज को हम कहीं भी एडमिट नहीं करते अगर ऐसी बात हमारा ड्रॉअर जो है वो करेगा तो. ये बात कहता है आपको सेक्शन नंबर 140. ठीक है, अब ये सारी बात आपकी खत्म होती है यहाँ पे पेनल्टी को. अब इसको यहाँ पे एक तरीके से तोड़ा जा सकता है बट स्टिल हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और ऑफेंस वाले कंटेंट को भी इसी पार्ट में कवर हम करेंगे. तो ऑफेंसेस
सेक्शन 141 से शुरू हो रहा है और ये 148 तक चलेगा। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहला जो यहाँ पे सेक्शन आ रहा है वो सेक्शन आ रहा है किसका, 141 ऑफेंसेस बाय कंपनीज। अब एक चीज देखो जरा, ऑफेंसेस जो है वो किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, बट कंपनीज को हाईलाइट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि कंपनीज में हमें ढूंढना पड़ता है कि वो व्यक्ति कौन है जिसने अपराध किया है। क्योंकि आपको पता है जो कंपनी होती है वो एक तरीके से आर्टिफिशियल एंटिटी होती है, जहां पे हम कंपनी को जेल नहीं भेज सकते, किसी भी कंपनी को जेल नहीं भेज सकते, कंपनी पे फाइन तो लगा सकते हैं। तो इसलिए हमें उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो इस कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिसने जानबूझ के हरकत की है, और उसको गिल्टी ठहराया जाएगा। उस पर ऑफेंसेस के सारे जो है सेक्शंस की जो भी प्रोविजंस है वो सारे अप्लाई किए जाएंगे। तो इसलिए सेक्शन 141 स्पेशली बनाया गया है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। ठीक है जी। ऑफेंसेस कौन से हैं, तो ऑफेंसेस वही हैं 138 वाले। तो कंटिन्यूएशन से जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो वही चल रहा है कि जो हमने 138 में ऑफेंसेस देखे, 138 में क्या ऑफेंसेस था कि आपके बैंक में इनसफिशिएंट फंड है या फिर बैंक के द्वारा आपका एग्रीमेंट था जिसकी वजह से जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है, तो ये आपने ऑफेंस किया है। ठीक है ना। अब कहा जा रहा है इफ अ पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस इज अ कंपनी, मतलब जिसने ये ऑफेंस किया वो कंपनी है, मतलब जो चेक डिसऑनर हुआ वो कंपनी का चेक था। तो उस केस में क्या होगा, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वाज कमिटेड, मतलब हर एक व्यक्ति जो होगा साथ में एज वेल एज कंपनी, ये भी है, मतलब ऐसा नहीं कि कंपनी को छोड़ा जाएगा, कंपनी को भी लपेटा जाएगा, लेकिन साथ में कह रहे हैं क्या, हर वो व्यक्ति जो कि ऑफेंस जब हुआ उस टाइम में इंचार्ज था या फिर रिस्पॉन्सिबल था, किस चीज के लिए, कंडक्ट ऑफ बिजनेस के लिए, मतलब जो उस कंपनी के अंदर बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है उसका चार्ज है उस व्यक्ति के पास, या फिर वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था और उस व्यक्ति के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर भी ये वाला कांड हो गया, 138 का ऑफेंस जो है वो हो गया। तो उस केस में वो व्यक्ति जो होंगे, उस टाइप के जितने व्यक्ति होंगे, सिर्फ अकेला वो नहीं हो सकता है, कई सारे व्यक्ति हो, कई सारे मैनेजरियल लेवल के व्यक्ति हो, कई सारे स्टाफ हो सकते हैं, कई डायरेक्टर्स वगैरह हो सकते हैं, तो वो सभी लोग जो है वो यहां पे रिस्पॉन्सिबल हैं, एज वेल एज द कंपनी को मान लिया जाएगा गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड शैल बी लायबल टू प्रोसिक्यूटेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। तो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है और उनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। ठीक है जी। फिर पॉइंट आता है यहाँ पे एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन बेसिकली क्या कह रहा है कि हो सकते हैं कुछ इनोसेंट लोग भी हो उस कंपनी में जिसको कि लपेटा जा सके। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो एक मैनेजर है उस कंपनी के अंदर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी चेक से रिलेटेड सारी चीजों को मेंटेन करने की, मतलब बैंकिंग था एक तरीके से, वो मैनेजर जो है वो बैंकिंग देखता था, बैंकिंग रिलेटेड सारे मैटर्स को देखता था। अब जब एक चेक दिया जा रहा था या कोई डील साइन की जा रही थी तो उस केस में मैनेजर ने बकायदा इंटीमेट किया कि सर जी हमारे बैंक में फंड नहीं है, मीटिंग हुई वहां भी इंटीमेट किया, मतलब जहां जहां उसको रोकना चाहिए था वहां वहां जाके उसने रोका कि सर जी बैंक में पैसे नहीं है, ये चेक मत दो, ये डिफॉल्ट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। बट स्टिल वो चेक दे दिया गया। अब चेक वो हो गया हमारा डिसऑनर। जब चेक डिसऑनर हो गया तो हमने देखा कि बंदे पकड़ेंगे, तो हमने पहले कहा कि कंपनी तो रिस्पॉन्सिबल है, साथ में इसमें ऐड करो वो सारे लोग, तो इसके अंदर कुछ डायरेक्टर्स वगैरह तो आ जाएंगे, और जैसे ही नाम आएगा मैनेजर का तो मैनेजर को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई साहब मैंने तो पूरी ड्यू डिलिजेंस करी थी कि ये अपराध ना हो, मतलब कि बैंक में मैंने फंड मेंटेन करने की भी कोशिश की, और नंबर 2 जब मेंटेन नहीं हो पाया था तो मैंने अपने सभी सीनियर्स को जो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन सभी को मैंने इंटीमेशन दे दी थी कि सर जी बैंक में पैसे नहीं है, चेक मत रिलीज करना, अदरवाइज ये डिसऑनर हो जाएगा। स्टिल इन्होंने किया है, तो इसलिए मैंने ये काम जानबूझ के नहीं किया। तो अगर ऐसा ये मैनेजर प्रूव कर पाएगा तो मैनेजर बेचारा बच जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा हो सकता है कि मैनेजर छुट्टी पे चल रहा था तब ये कांड हो गया, मैनेजर की नॉलेज में इसके रिलेटेड कोई जानकारी है ही नहीं, तो दो चीजें यहां पे छोड़ी गई है, एक कि अगर मैनेजर के नॉलेज में नहीं था, दूसरा कि उसको पता था लेकिन उसने रोकने की पूरी कोशिश की, स्टिल नहीं रुक पाया है क्योंकि उसके अथॉरिटी के अंदर वो नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, डिसीजन मेकर तो कोई और थे, लेकिन इसने पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि ये काम ना हो, जो भी इंटीमेशन जो भी सूचना जहां तक पहुंचानी थी वहां तक इसने पहुंचाई है। तो उस केस में ये जो है वो कवर नहीं किया जाएगा 140 के अंदर, 141 के अंदर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या कहता है एक्सेप्शन, provided that nothing contained in this subsection shall render any person liable to punishment if, मतलब उसको पनिशमेंट नहीं लगेगी अगर he proves that the offense was committed without his knowledge, मतलब मैं छुट्टी पे था, या फिर that he had exercised all due diligence, मतलब उसने पूरी तरीके से to prevent the commission of such offense, इस offenses को होने से बचने के लिए उसने पूरी ड्यू डिलिजेंस करी है, सभी को इंटीमेशन, सभी को इन्फॉर्मेशन, जो भी एक्टिविटी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता था उसने वो सारा काम किया, लेकिन स्टिल ये नहीं रुक पाया। तो ऐसी चीज अगर वो प्रूव कर पाता है तो उस केस में वो बच जाएगा, उस पर पनिशमेंट अट्रैक्ट नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है वेयर अ पर्सन इज नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, nominated as a director of a company by virtue of the holding of an office or employment in the central government or state government or financial corporation। अब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि जो कुछ गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं या गवर्नमेंट पीएसयूज होती हैं, लेट्स से मैं बात करता हूं आईओसीएल की, इंडियन ऑयल
कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी बात करता हूं तो इसके अंदर कुछ एक डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं जिन डायरेक्टर को नॉमिनेट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक डायरेक्टर होते हैं जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर, जिसको नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फॉर एग्जांपल आप आपको पता होगा कि संबित पात्रा, मिस्टर संबित पात्रा जो है वो ओएनजीसी के अंदर डायरेक्टर है। तो वो क्या है बेसिकली कि वो एक तरीके से एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो एक जगह के आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं, पार्षद हो सकते हैं, इस टाइप की कोई भी हो सकती है एक्टिविटी, कोई भी पर्सन हो सकता है, और उसको एक किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी पीएसयू के अंदर एक डायरेक्टर की पोस्ट दे दी जाती है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि डायरेक्टर बना हुआ है किसी भी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो जो पर्सन है वो रिलेट करता है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो पर्सन जो होगा वो इस चैप्टर की जो लायबिलिटी अराइज होगी उसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को बचा दिया गया जो कि गवर्नमेंट का बंदा था। तो गवर्नमेंट का जो डायरेक्टर होगा उस व्यक्ति के ऊपर कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है या कोई भी डिसऑनर होता है। तो सेक्शन 138 की जो भी बात कह रहे हैं, सेक्शन 141 की जो भी बात यहां पे कही जा रही है, वो सारी चीजें उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। किसके ऊपर? जो कि नॉमिनी डायरेक्टर होगा, अपॉइंट किया गया होगा गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए जी, आगे बढ़ जाते हैं। आगे का मतलब क्या हुआ अब यहां पे कि कई बार ऐसा होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं, लेट्स से मैं कहता हूं कि कोई डायरेक्टर है, मैनेजर नहीं, मैं कहता हूं कि कोई डायरेक्टर है। अब ये डायरेक्टर फाइनेंस जो है, आपको क्या लगता है कि जितने भी चेक्स बनते होंगे वो सारा कुछ डायरेक्टर फाइनेंस मैनेज करता होगा? बिल्कुल भी नहीं। एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हर एक कंपनीज के अंदर। और इस अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर भी हो सकता है कि एक पर्सन ऐसा रिस्पॉन्सिबल कहा बिठाया गया होगा जिसका काम होगा चेक्स वगैरह को मैनेज करना, बैंक वगैरह के फंड की सफिशिएंसी वगैरह देखना, क्लियरेंस वगैरह को देखना, इस टाइप के पर्सन को देखना। तो क्या कहा जा रहा है कि जब भी ऐसी लायबिलिटी अराइज होगी तो हम मैनेजर फाइनेंस को पकड़ेंगे। मैनेजर फाइनेंस कहेगा कि सर जी मैंने तो ये किया नहीं, मैंने तो, मेरे पास तो बहुत सारे चेक आते हैं, मैं साइन कर देता हूं, बट मैंने चेक बनाया नहीं है या मेरे को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, ये काम तो अकाउंट डिपार्टमेंट ने किया है। तो इसके अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर ढूंढा जाएगा कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो ऑफिसर होगा ये भी इंक्लूड कर लिया जाएगा सेक्शन 141 के अंदर। मतलब कि इसको भी गिल्टी माना जाएगा और इसके अंदर भी जो भी प्रोसिक्यूशन वगैरह, जो पनिशमेंट वगैरह लगानी है वो इसके बंदे के ऊपर भी लगाई जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कोई स्टाफ भी अगर है तो वो भी छोटा नहीं है, उस स्टाफ को भी लपेट लिया जाता है सेक्शन 141 के अंदर। तो क्या कह रहा है? वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी एंड इट इज प्रूव्ड दैट द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट और connivance of or it attributable to any neglect on that part of any director, manager, secretary or other officer, director हो, manager हो, secretary हो या फिर कोई एक officer भी है of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offense and shall be liable to prosecuted against and punished accordingly। तो कहने का मतलब है कि जितनी चेन में लोग होंगे वो सारे के सारे लपेटे में आ जाएंगे, कोई भी बचने वाला नहीं है। चलिए जी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोई खास रिलेवेंट तो है नहीं। कहा जा रहा है कि कंपनी का बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है? तो कंपनी का मतलब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गई या कोई फर्म होती है, एलएलपी होती है, उस टाइप की चीजें, या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ये सारी चीज इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। डायरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टर का मतलब यहाँ पे अगर हम फर्म की बात करेंगे तो फर्म में पार्टनर जो होते हैं वो भी एक तरीके से डायरेक्टर की वर्ड की जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब कंपनी की बात करें तो डायरेक्टर, और एलएलपी या फर्म की बात करें तो वहां पे हमारा वर्ड जो यूज होगा वो होगा पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर, एज द केस में भी। ठीक है, चलिए ये 41 आपको बता के गया, 141 की सारी बातें। अब इसमें एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है जो कि प्रमोटर से रिलेटेड है। अब आपको इसको समझना बहुत जरूरी है और इसका आंसर अपने माइंड में एक बार फ्रेम करने की कोशिश करना। मैं एग्जांपल डील कर दे रहा हूं, ये एग्जाम में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अ प्रोमोटर हु हैज बोरोड a loan on behalf of a company who is neither a director nor a person in charge sent a check from a company's account to discharge its legal liability. Subsequently, the check was dishonored and the complaint was lodged against him. Is he liable for an offense under section 138? क्या कहा जा रहा है कि एक कंपनी जब बनती है तो आपको पता है कि इस कंपनी को बनाने में हाथ होता है प्रमोटर्स का। ठीक है ना? अब ये हो सकता है कि प्रमोटर आगे चल के डायरेक्टर वगैरह भी बन जाए, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ हो सकता है कि प्रमोटर ही रहे, ये डायरेक्टर वगैरह ना बने, वो किसी और व्यक्ति को बनाया गया था। अब इस प्रमोटर ने क्या किया? इस कंपनी के बिहाफ पे एक लोन लिया और उस लोन की रीपेमेंट कर रहा है। और रीपेमेंट जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है? वो अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं कर रहा। जो रीपेमेंट लोन की कर रहा है वो अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं कर रहा है, वो किससे कर रहा है? वो इस कंपनी के अकाउंट से कर रहा है, कंपनी के बैंक अकाउंट से कर रहा है। और कंपनी के बैंक अकाउंट से जब उसने इसकी रीपेमेंट करनी चाहिए तो वो जो चेक था लोन की रीपेमेंट का वो हो गया डिसऑनर। तो कहा जा रहा है कि क्या ये जो प्रमोटर है रिस्पॉन्सिबल होगा? रीजन भी ऐसा क्यों सवाल उठा? सवाल इसलिए उठा क्योंकि हमने देखा है क्या कि जो बिजनेस कंडक्ट में पर्सन इंचार्ज है या फिर रिस्पॉन्सिबल है, जो कि प्रमोटर नहीं होता। प्रमोटर तो इनिशियली कंपनी को स्टार्ट करने में मदद करता है, उसकी एडवर्टीजमेंट वगैरह करवाता है, उसका एमओए एओए वगैरह ड्राफ्टिंग कराता है, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कराता है, इस चीज की काम करता है प्रमोटर। उसके बाद
बिजनेस की मैनेजमेंट के अंदर प्रमोटर का कोई खास हाथ नहीं होता, वो तो डायरेक्टर या इंचार्ज पर्सन जो होते हैं वो कोई और होते हैं। तो इसलिए कोई भी इसका डायरेक्ट रिलेशन इस कंपनी से है नहीं। जो चेक हमारा बाउंस हुआ या डिसऑनर हुआ है वो कंपनी का हुआ है, तो उस केस में लाइबिलिटी जो आनी चाहिए वो कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर आनी चाहिए या फिर जो भी पर्सन इंचार्ज था उसके ऊपर आनी चाहिए। तो क्या ये प्रमोटर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा, क्या इसके ऊपर सेक्शन 138 एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, ये कहा जा रहा है इस एग्जाम्पल के अंदर। अब आपको बताना है इसका क्या होना चाहिए, तो बताइए फटाफट इसका क्या होगा। तो इसका जो हमारा आंसर कहता है वो यही कहता है कि सर जी ऑब्वियस ही बात है कि जो हमारे सेक्शन में बताई गई जितनी बातें उसके अंदर कहीं भी प्रमोटर कवर नहीं हुआ। तो जब प्रमोटर कहीं भी कवर नहीं हुआ, ना ही सेक्शन 138 की किसी बात के अंदर कवर हो रहा है, ना ही 141 के अंदर किसी बात के अंदर कवर हो रहा है, तो इस तरीके से हमारा प्रमोटर जो है वो बेचारा वो बच जाएगा और कहीं ना कहीं जो कंपनी के पर्सन होंगे वो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रमोटर है उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी सेक्शन 138। ठीक है, पूरा आंसर मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ लेना, ऐसा कुछ खास और बातें नहीं लिखी है, बट ये केस स्टडी डिस्कस करना जरूरी था इसलिए इसको डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 142 जो कि बात करेगा कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस का मतलब क्या है कि एक्नॉलेजमेंट करना, ऑफेंसेस को रिकॉर्ड करना, रिकॉग्नाइज करना एक तरीके से, मतलब जो भी ऑफेंस हुए इसको एक्नॉलेज किया जाएगा। अब एक्नॉलेज कैसे किया जाएगा, अब ये बताओ, जो कोर्ट के जज वगैरह होते हैं उनको सपने आएंगे कि भैया कहां पे क्या ऑफेंस हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो जो ऑफेंसेस होंगे उसकी केस दर्ज करवाई जाएगी, उसके लिए कंप्लेंट किया जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई साहब ए बी की कोई ट्रांजेक्शन चल रही थी और बी का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया, बी चाह रहा है कि मैं ए के अगेंस्ट कंप्लेंट करूं, तो वो कंप्लेंट जाके करेगा ना कहीं। ऐसा थोड़ा है कि वो घर बैठा रहेगा और बैंक को या कोर्ट को या फिर जो भी हमारे पर्सन होंगे या फिर जो भी हमारी जुडिशरी होगी उसको इसके सपने आ जाएंगे और वो अपने आप ही केस दर्ज कर लेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 142 जो सेक्शन है वो इसी की बात करता है। क्या कहता है कि कॉग्निजेंस जो होगा वो कभी भी कैसे होगा, रिटर्न कंप्लेंट के ऊपर ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रिटर्न कंप्लेंट ऑब्वियस सी बात है कौन करेगा, तो जिसको पैसे लेने थे, मतलब पेई या फिर दूसरा पार्टी होता है हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो यही दो पर्सन है जो यहाँ पे एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल करेंगे। और रिटर्न कंप्लेंट कहां पे फाइल की जाएगी, तो वो की जाएगी आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यही की जाएगी और कहीं फाइल नहीं की जाएगी, किसी और लोअर लेवल पे इसकी कंप्लेंट फाइल नहीं की जाएगी या किसी और अथॉरिटी के अंदर इसकी कंप्लेंट फाइल नहीं की जाएगी। तो पहला पॉइंट ये कहा जा रहा है कि कॉग्निजेंस होगा, बिल्कुल होगा। कब होगा, जब एक रिटर्न कंप्लेंट होगी, किसके द्वारा होगी, तो रिटर्न कंप्लेंट होनी चाहिए आपकी पेई या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स के द्वारा। कहां पे होगी, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास या फिर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होगी, तभी जाके इसकी कॉग्निजेंस की जाएगी, मतलब इसकी एक्नॉलेजमेंट या फिर रिकॉग्निशन ली जाएगी। कब हो जानी चाहिए ये कंप्लेंट जो होगा वो कब फाइल किया जाएगा, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि जब भी ऐसी जरूरत पड़ेगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर, विद इन 1 मंथ, जैसी जब ये जरूरत पड़ी, जैसा ही ये कुछ ऐसी घटना घटी, आपका चेक डिसऑनर हुआ, तो आप उसके 1 महीने के अंदर अंदर इसके अगेंस्ट एक्शन लोगे और जो आपको कंप्लेंट कही गई है रिटर्न कंप्लेंट आप फाइल कर दोगे। क्या इसके अंदर कोई आगे और मोहलत भी दी जा सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है और मोहलत दी जा सकती है अगर कोर्ट को लगता है, अगर कंप्लेंट जो होगा, मतलब अगर आप पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो सेटिस्फाई कर पाता है कि भैया कुछ ऐसे ऐसे कारण हो गए थे जिसके वजह से हम 1 महीने के अंदर ये कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाए, तो उस केस में अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो उस केस में उसको और मोहलत भी दी जा सकती है और उसका जो केस होगा उसको कॉग्निजेंस में लिया जा सकता है 1 महीने के बाद भी। बट इन जनरल कहा गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको इसके अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना है वो आपको शुरुआत कर देनी है, मतलब एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर देनी है। जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट आपने देख लिया कि कोई भी कोर्ट इंफीरियर टू दैट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो होगा वो नहीं चलेगा। मतलब कि जो आपकी शुरुआत होगी, इनसे छोटे जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं वहां पे आप इसकी जो केस होगी वो फाइल नहीं करोगे, जो कंप्लेंट होती है वो नहीं की जाएगी। जो इनकी शुरुआत होगी वो कहां से होगी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं MM, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसको हम कहते हैं JM। ठीक है जी, तो यहीं पे आप इसका जो कंप्लेंट होगा वो फाइल करोगे और इसी पे यहाँ पे इनका ट्रायल वगैरह कंडक्ट करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात आती है जुडिक्शन ऑफ कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसेक्शन 2, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 2। इसके अंदर इसको बेसिकली 2 पार्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। इसमें आपको जुरिडिक्शन देखना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब भी कोई केस वगैरह की बात होती है तो कहीं कहीं लिखा होता है कि सपोज कोई कंपनी अगर दिल्ली की है तो वो कहती है कि भैया हमारे ऊपर केस करना, और वो जो केस होगा वो दिल्ली जुरिडिक्शन में ही किया जाएगा। मुंबई की कंपनी तो मुंबई जुरिडिक्शन में ही किया जाएगा। कहने का मतलब है कि किस जगह की कोर्ट पे केस फाइल किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको यहां सबसेक्शन 2 के अंदर 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया। 2 पार्ट में क्लासिफाई का मतलब क्या हुआ कि इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट, अगर कलेक्शन के लिए जो चेक को डिलीवर किया गया था वो अकाउंट के थ्रू किया गया था,
और दूसरा आएगा अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट। दो चीजें हैं, अगर थ्रू एन अकाउंट होगा तो उस केस में कहा जा रहा है कि जो भी पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स का बैंक का ब्रांच है जिस स्टेट में, वहां पे ये जुरिडिक्शन डिसाइड किया जाएगा। और अगर अदर देन अकाउंट होगा तो उस केस में कहा जा रहा है कि जो ड्रॉअर ने अपना बैंक मेंटेन कर रखा है, जिस भी ब्रांच का जो भी स्टेट होगा, उस वाले को जुरिडिक्शन कंसीडर किया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया। दोनों पार्ट के रिजल्ट बहुत सिंपल है। पहला कि जो पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स है, इनका जो बैंक है जहां पे इनका अकाउंट है, उसका जो ब्रांच है, उसका जो स्टेट या जुरिडिक्शन होगा, वहां पे केस फाइल किया जाएगा। और दूसरा सेम कहानी चलेगी किसके साथ, जहां पे कहा जा रहा है ड्रॉअर का जो बैंक है, उसका जो ब्रांच है और उसका जो जुरिडिक्शन है, उस जुरिडिक्शन में केस फाइल किया जाएगा। तो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि जो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस होगा वो किस जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट के अंदर चलाया जाएगा, तो वो इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। अब इसको डिसाइडिंग फैक्टर में आपको क्या देखना है कि जो कलेक्शन के लिए चेक की डिलीवरी की गई है वो थ्रू एन अकाउंट किया गया है या फिर अदर देन थ्रू एन अकाउंट किया गया है। अगर थ्रू एन अकाउंट होगा तो उस केस में आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है पेई, और पेई से रिलेटेड आपको ये चेन तैयार कर लेनी है। और अगर अदर देन अकाउंट होगा तो उस केस में आपको ध्यान रखना है ड्रॉअर, और ड्रॉअर से रिलेटेड आपको ये चेन तैयार कर लेनी है। इतनी सी बात आपको कह के जा रहा है सबसेक्शन नंबर 2। पढ़ लेते हैं फटाफट से। जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, तो कहा गया था ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 व्हिच डील्स विद द डिसऑनर ऑफ चेक शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड ओनली बाय कोर्ट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन। ठीक है, दो पार्ट में क्लास किया गया। इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट, तो उसके इसमें कहा गया द ब्रांच ऑफ द बैंक वेयर द पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस में बी मेंटेन्स द अकाउंट इज सिचुएटेड। मतलब कि जहां पे भी वो ब्रांच सिचुएट करता है उस जगह की जुरिडिक्शन को उठाया जाएगा। और अगर अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट था तो उसके इसमें कहा गया द ब्रांच ऑफ द ड्रॉई बैंक मतलब कि जो ड्रॉअर का बैंक है, वेयर द ड्रॉअर मेंटेन्स द अकाउंट इज सिचुएटेड। ठीक है, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है वो और देख लेते हैं। कहा जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए वेयर अ चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन एट एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स, देन द चेक शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिलीवर्ड टू द ब्रांच ऑफ द बैंक इन विच द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस में बी मेंटेन द अकाउंट। मतलब कि अगर जहां पे हमारा ब्रांच है, अगर हमने कलेक्शन के लिए उसके अलावा किसी और ब्रांच में भी डिपॉजिट कर दिया गया है, तो माना जाएगा कि वो हमारे जो मेन ब्रांच था उसी की जगह उसी जुरिडिक्शन के अंदर फॉल करेगा। अब इसको आपको ऐसे शायद ना समझ में आया हो, एग्जांपल को रिलेट कर लो, फिर एक बार इसको दोबारा से पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है, मिस्टर ए होल्ड करता है एक अकाउंट नवरंगा ब्रांच अहमदाबाद ऑफ XYZ बैंक, इशूड अ चेक पेबल इन फेवर ऑफ बी। ए है जिसका कि अहमदाबाद में एक ब्रांच के अंदर उसका अकाउंट है और उसने एक चेक इशू किया किसको, बी को। ठीक है जी, होल्डर अकाउंट विद द MS यूनिवर्सिटी रोड ब्रांच वडोदरा। अब इसका कोई MS यूनिवर्सिटी ब्रांच है वडोदरा में, उस पे इनका अकाउंट है बी का। ठीक है ना, अब बी का अगर अकाउंट यहां है तो क्या ये इसी ब्रांच में जाके चेक डालते हैं या ऑल ओवर इंडिया हम कहीं भी चेक डिपॉजिट कर सकते हैं उस बैंक के अंदर? तो ऑब्वियस सी बात है मैं कहीं भी कर सकता हूं। सपोज करो मेरा HDFC बैंक है यहाँ पे, तो मेरे को अगर मुंबई में डालना है या मेरे को दिल्ली के अंदर चेक डिपॉजिट करना है तो मैं कर सकता हूँ HDFC बैंक के अंदर जाके, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं होती है। इन्होंने क्या किया, डिपॉजिट किया सेड चेक एट सूरत ब्रांच ऑफ PQR, मतलब बैंक तो सेम होगा, PQR बैंक की है, लेकिन उसका जो ब्रांच था वो सूरत ब्रांच था। इन्होंने MS यूनिवर्सिटी जो रोड था वडोदरा ब्रांच था, उसकी जगह पे इन्होंने चेक को डिपॉजिट कर दिया किसी और ब्रांच में जो कि सूरत में फॉल करता है, लेकिन बैंक ऑब्वियसली सेम है। एंड द चेक इज डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो कंप्लेंट जो होगी वो कहां फाइल की जाएगी? तो उसके अंदर मैं इसको पकड़ूंगा या जो इसका मेन ब्रांच था, जो बेस ब्रांच कहलाता है जहां पे हमने अकाउंट ओपन किया था, उसको लिया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है उस केस में इसको लिया जाता है, ना कि इसको। ठीक है ना, तो बी का जो ब्रांच होगा जो बैंक का, वो ओरिजिनली जहां सिचुएट करता होगा उस स्टेट के जुरिडिक्शन को काउंट किया जाएगा, ना कि उसने जो चेक किसी और ब्रांच में अगर डिपॉजिट कर दिया उसको काउंट करेंगे। उसको बिल्कुल भी काउंट हम नहीं करेंगे, हम उसके बेस ब्रांच को ही यहाँ पे काउंट करते हैं। इसी चीज की एक्सप्लेनेशन दी गई थी। फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज ए वेयर द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन एट एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ द पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब जैसे कि सूरत या दिल्ली या और कोई ब्रांच, चेक शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिलीवर्ड टू द ब्रांच। उसको मान लिया जाएगा कि वो डिलीवर्ड सूरत में नहीं किया गया, उसको डिलीवर हमने यहीं किया है। अगर वो दिल्ली करेगा तो उसको भी मान लेंगे कि उसने दिल्ली में नहीं किया, उसने डिलीवर उसको इसी वडोदरा ब्रांच में ही किया है। ठीक है जी, चेक शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिलीवर्ड टू द ब्रांच ऑफ द बैंक इन विच द पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस मेंटेन्स द अकाउंट, मतलब वडोदरा। ठीक है जी, तो इसकी एक्सप्लेनेशन थी जिसको एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवा दिया गया है। ना आगे बढ़ते हैं, 142A में आते हैं। 142A बात करता है वैलिडेशन के ऊपर, वैलिडेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। ठीक है जी, अब देखो यहां पे ना बहुत सारी लंबी चौड़ी बात बताई गई है, और अगर मैं कहूं तो इसमें एक लास्ट पैराग्राफ है ये वाला। ये जो पैराग्राफ है ये अपने आप में सफिशिएंट है इसको समझाने के लिए।
पूरा पूरा सफिशिएंट है, बट स्टिल चीजें दी गई हैं तो एक बार पढ़ना हमारा काम है, लेकिन सफिशिएंसी इसकी इतनी ज्यादा नहीं है जितना बड़ा इसमें कंटेंट यहाँ पे छापा गया है। ऑब्वियसली बात है, लॉ का कंटेंट है तो इसलिए पूरा पूरा छपा है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन जो है बहुत छोटी सी है। क्या कह रहा है वो समझो जरा। कह रहा है वैलिडेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस, मतलब कि अगर हमारे पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, पेंडिंग केसेस का मतलब क्या हुआ कि एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी, ठीक है, सेम पे है, सेम ड्रॉर है, ये जो ए है ये एक ही व्यक्ति है, ये बी एक ही व्यक्ति है, लेकिन इनके बीच में जो केसेस चल रहे हैं वो बहुत सारे चल रहे हैं। मतलब कि ए बी को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक रिलायंस है, एक टाटा इंडस्ट्रीज है, ये दोनों बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि बहुत सारे स्टेट के अंदर कॉल करती हैं और इन्होंने आपस में ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं, लेकिन इनके डिस्प्यूट्स भी चलते रहते हैं जिसके ऊपर इनके केसेस भी अलग अलग स्टेट में चलते रहते हैं। अब सपोज करो इनके 5 अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग चेक के मैटर के ऊपर अलग अलग चेक हमारे डिसऑनर हुए, अलग अलग स्टेट्स में जो उनके अलग अलग ऑफिसेस थे उन्होंने आपस में क्लेम मतलब केस वगैरह फाइल कर रखी है और 5 स्टेट्स में केस इनका चल रहा है। अब कहा जा रहा है कि भैया 5 स्टेट में केस चल रहा है, कहीं ना कहीं मुद्दा रिलेटेड है, वही ड्रॉर है, वही पेई है, तो क्या ना इनको मर्ज करके एक स्टेट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? तो यस, ऐसा करना पॉसिबल है। ठीक है, अब कहां किया जाएगा? सपोज करो 5 स्टेट है, उसके अंदर एक दिल्ली है, एक मुंबई है, एक चेन्नई है, एक कोलकाता है, एक बेंगलोर है, इस तरीके से हमारे स्टेट्स हैं। तो कह रहे हैं कि किस स्टेट में मर्ज किया जाएगा, सारे केसेस को किस स्टेट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो कहा जाता है क्या कि इनके बीच में जो केसेस चल रहे हैं उसमें से पता करो सबसे पहले केस कौन सा स्टार्ट हुआ था। सपोज करते हैं कि ये वाला स्टार्ट जो हुआ था ये हुआ था दूसरे महीने में, लेट्स से फेब में, ये स्टार्ट हुआ फेब में, ये स्टार्ट हुआ मार्च में, ये हुआ अप्रैल में, ये हुआ मई में, ये हुआ जून में, ये अलग अलग मंथ्स में ये केसेस जो हैं वो फाइल किए गए हैं और ये केसेस चल रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जो सबसे पहले केस फाइल किया गया था जिस ज्यूरिडिक्शन के अंदर, बाकी सारे केसेस को इसके अंदर मर्ज किया जा सकता है, बाकी सारे केसेस को इसके अंदर मर्ज किया जा सकता है। लेट सपोज जो ये फैब वाला केस था ये डिस्पोज ऑफ हो गया, ये क्लोज हो गया, मतलब इसका जो फैसला था वो आ गया। तो उसके बाद देखेंगे अब लेटेस्ट कौन सा बचेगा। तो फैब के बाद लेटेस्ट कौन है? मार्च है। तो ये वाला जो केस होगा ये यहां मुंबई, ये भी मुंबई आ जाएगा, ये भी मुंबई आ जाएगा, मतलब इन सभी को मर्ज किया जा सकता है। जो भी रिसेंट का सबसे पहला अभी तक ओपन केस होगा, अगर कोई केस क्लोज हो गया तो ऑब्वियसली बात है इसको फिर काउंट नहीं करेंगे। जो भी लेटेस्ट ओपन एरिया होगा उसकी ज्यूरिडिक्शन में सारे केसेस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर वो जो कोर्ट फैसला सुनाएगी वही हमारा वैलिड होगा सभी केसेस के लिए। बाकी ज्यूरिडिक्शन के जो कोर्ट होंगे वो इंटरफेयर फिर वहां पे आके नहीं करेंगे। इतनी सी बात आपको बता के जाता है सेक्शन नंबर 142A। अब इसको पूरे लॉ में इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, एक बार रीड मारना हमारा काम है, रीड मार लेते हैं। बट जो हाईलाइटेड एरिया है दैट इज सफिशिएंट और जो एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दी है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। चलिए जी, तो देखते हैं सबसेक्शन 1 कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ एनी कोर्ट, ऑल केसेस ट्रांसफर टू द कोर्ट हैविंग ज्यूरिडिक्शन अंडर सबसेक्शन 2। अच्छा, ये ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है कि सबसेक्शन 2 के अंदर, मतलब सेक्शन 142 में सबसेक्शन 2 के अंदर आपको बताया गया ना कि पेई वाला ज्यूरिडिक्शन लेंगे या ड्रॉ वाला ज्यूरिडिक्शन लेंगे, तो इसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा कि क्या सिनेरियो हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज और यहां पे आप समझोगे, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया, अब ये जो एग्जांपल लिया, अच्छा ये जो एग्जांपल लिया, अब लेट सपोज हम अगर दिल्ली के अंदर सारे केसेस को ट्रांसफर कर रहे थे, इसके बाद कोई फर्दर कोई और केस निकल के आता है। अब जो कोई और केस निकल के आता है उसकी ज्यूरिडिक्शन फॉल करती है कहीं और, मतलब वहां पे भी हम ये 142 का सबसेक्शन 2 लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। फिर देखेंगे ड्रॉई की लोकेशन है या ड्रॉई का जो ब्रांच है वहां कहां पर है, या जो पेई है उसका ब्रांच कहां पर है, उसके अकॉर्डिंग हम एक स्टेट डिसाइड करेंगे। लेकिन वो स्टेट डिसाइड करना फिर रेलेवेंट ही नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि वो कोई भी स्टेट निकल के आए, वो केस उठ के जो आएगा वो कहां आ जाएगा? दिल्ली में ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो भी रेलेवेंसी नहीं रह जाती, बट इनिशियली आपको वो रेलेवेंट है उसको डिसाइड करना कि वो केस है किस ज्यूरिडिक्शन का, जिसके लिए आपको सेक्शन 142 का सबसेक्शन 2 को अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है जी। एज अमेंडेड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015 शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ट्रांसफर्ड अंडर दिस एक्ट एंड इफ नो सबसेक्शन हैड बीन इन्फोर्स्ड एट ऑल मटेरियल आइटम्स। तो कहा जा रहा है कि जो ऐसे केसेस होंगे जिसका की ज्यूरिडिक्शन इस अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया था उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। आगे देखते हैं, notwithstanding anything contained in subsection 2 of section 142 or subsection 1 where the payee or holder in due course as the case may be has filed complaint against the drawer of a check in a court having jurisdiction under section this or the case been transferred to the court under subsection this and such complaint is pending in that court, all subsequent complaints arising out at section 138 arising under the same drawer shall be filed before the same court। मतलब कि कोई भी कोर्ट में अगर कोई केस पेंडिंग चल रहा है तो बाकी जो भी और केसेस निकल के आएंगे अगेंस्ट द सेम ड्रॉर
उसी ड्रॉर के अगेंस्ट, तो उसको उसी कोर्ट में उठा के डाला जा सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर हुज चेक्स वाज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन और प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट। मतलब कि वो उस ज्यूरिडिक्शन में आता है या नहीं आता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है ऑलरेडी उस सेम ड्रॉर के अगेंस्ट, तो उस सारे बाकी फर्दर जितने भी केसेस होंगे उसको उठा के वहां पे डाला जा सकता है। आगे देखते हैं, द अबव सबसेक्शन डील विद रिस्पेक्ट ऑफ द फाइलिंग ऑफ सब्सिक्वेंट कंप्लेंट्स। ये किसके लिए है? सब्सिक्वेंट। जैसे मैंने बताया 4 केस ऑलरेडी चल रहे थे, सपोज जब ये हमारा ऑर्डिनेंस आया, ये जो हमारा अमेंडमेंट है ये आया, उससे पहले 4 केसेस चल रहे थे, तो उस केस में तो हम उसको इनिशियली मर्ज करना पड़ेगा, लेकिन एक बार मर्ज हो गया उसके बाद फर्दर कोई केस किसी और स्टेट में निकल के आया, मतलब कि हमारे 4 केसेस थे अलग अलग स्टेट के, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के, ये हमने मर्ज करके एक सपोज दिल्ली के अंदर घुसा दिया। अब इसके बाद फर्दर और कंप्लेंट निकल के आई, वो निकल के आई सपोज करो जयपुर की, तो इस जयपुर वाले के अंदर सभी चीज को भूलते हुए हम इस जयपुर वाले केस को उठा के कहां डाल देंगे? सीधा सीधा दिल्ली में। मर्ज करने का तो सवाल ही नहीं है ना। फिर इनिशिएट ही कहां होगा? दिल्ली जुरिडिक्शन के अंदर, अगर ऑलरेडी केस कोई पेंडिंग है और वो चल रहा है तो। ठीक है, चलिए, इफ ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट कहा जा रहा है, ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मोर देन वन प्रोसिक्यूशन फाइल्ड बाय द सेम पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस में बी अगेंस्ट द सेम ड्रॉर ऑफ द चेक इज पेंडिंग बिफोर डिफरेंट कोर्ट्स। अभी कहा गया जब ये ऑर्डिनेंस आया उससे पहले की बात, तो उससे पहले अगर 4 केसेस पहले से पेंडिंग चल रहे थे, क्योंकि ऑर्डिनेंस एक बार आ गया तो आज की डेट में तो कोई चेक कोई भी केस होगा वो अलग कोर्ट में जाएगा ही नहीं। अगर सेम ड्रॉर का होगा तो उसको उसी जुरिडिक्शन में उठाकर डाल देंगे जहां पे ऑलरेडी एक केस चल रहा है। लेकिन अगर ये ऑर्डिनेंस आने से पहले अगर ऐसा था कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे, तो उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में कहा जा रहा है कि अपॉन द सेड फैक्ट हैविंग बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट, such court shall transfer the case to the court having jurisdiction under this as amended by this before which the first case was filed। जहां पे भी पहला केस फाइल किया गया था और वो पेंडिंग है, ये जरूरी है। अगर पहला केस फाइल किया था, सपोज वो क्लोज हो गया है, तो उस केस में दूसरा केस देखेंगे जो कि पेंडिंग हो, वो भी क्लोज हो गया तो तीसरा केस देखेंगे, मतलब जो भी सबसे अर्लीस्ट केस है और वो पेंडिंग है। एंड इफ दैट सबसेक्शन हैज बीन इन फोर्स एट ऑल मटेरियल आइटम, दिस सबसेक्शन, अब देखो ये आपको पूरी समरी दे देगा, ठीक है ना, पूरी बातों की समरी दे देगा। कह रहा है दिस सबसेक्शन डील विद व्हेन वेयर मोर देन वन केस इज फाइल्ड बाय द सेम पेई अगेंस्ट द सेम ड्रॉर बिफोर डिफरेंट कोर्ट्स। If more than one case is filed by the same payee against the same drawer before different courts, the case will be transferred to the court with the appropriate jurisdiction before which the first case was filed। बस इतनी सी बात है ओवरऑल समरी 142A की। चलिए, ये चीज भी समझ में आया कि अगर मल्टीपल केसेस चल रहे होंगे तो किस तरीके से उसको सम्मिलित किया जाएगा। अगला पॉइंट आता है 143 सेक्शन 143 का, जो कि बात करेगा पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरीली। मतलब अब यहां पे समराइज करते हुए बहुत सारे केसेस को एक साथ निपटाने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट, इसके अंदर अलग अलग चीजों के अंदर कैटेगराइज किया गया है, स्पीडी ट्रायल की भी बात होगी, समरी ट्रायल की भी बात होगी, तो उसमें कुछ कुछ कंडीशन है, बस उसको आपको समझना है। बहुत इजी सेक्शन एक तरीके से। सबसे पहला पॉइंट आता है जो कहता है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारी कोर्ट है, जो हमने देखा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगी ऑफ फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होगी, तो वो जो है वो ट्रायल ऑफ केस जो है वो चला सकती है, मतलब ऑफेंसेस का ट्रायल अपने कोर्ट के अंदर वो चला सकती है, उसको स्टार्ट कर सकती है। कहने का मतलब उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये बात तो आपको कह गया सबसेक्शन नंबर 1, मतलब कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ऑल ऑफेंसेस अंडर दिस चैप्टर शैल बी ट्राइड बाय दिस और दिस and the provision of section 262 to 265 both inclusive of the said code, मतलब सीपीसी की बात कर रहा है, as far as may be applied to such trial, मतलब कि सीपीसी के जो भी उनके सेक्शंस हैं वो उसके अंदर अप्लाई करते हुए वो जो केस है उसका ट्रायल चला सकती है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। जब कोर्ट के पास कंप्लेंट जाएगा तो वो ट्रायल तो चलाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं समरी ट्रायल की। समरी ट्रायल का बेसिकली मतलब क्या होता है, जहां पे उसको फास्ट में निपटाने की कोशिश की जाती है। फास्ट में निपटाने का मतलब क्या हुआ, जब सारे केसेस की फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक साथ लिया जाएगा समरी के तौर पे और उसको मध्य रखते हुए एक बार में उसका ट्रायल दे दिया जाएगा, मतलब उसको समझते हुए बहुत कम प्रोसीडिंग्स के अंदर, बहुत कम हियरिंग्स के अंदर उसको निपटाने की कोशिश की जाती है, उसको कहते हैं हम समरी ट्रायल। मतलब बहुत सारे केसेस हैं, उसको सम्मिलित करते हुए मोटा मोटा एक सिनेरियो निकाला और सिनेरियो को निकालते हुए एक सॉल्यूशन दे देना, इस टाइप की जिसको कहा जाता है समरी ट्रायल। तो क्या ये समरी ट्रायल जो है वो कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है? क्या कोर्ट को इसकी पावर है? तो इसके अंदर कहा गया कि कोर्ट को इसकी पावर है, लेकिन कुछ लिमिट है। क्या लिमिट है कि भाई साहब जो आपका मुद्दा है, जो मतलब ड्रॉर के अगेंस्ट जो भी चार्जेस वगैरह हैं, उसको आप पहले एक मोटे तौर पे देखो, और अगर आपको लगता है कि भैया इसके अंदर जब इसका फैसला आएगा तो जो इसकी इंप्रिजनमेंट होगी वो 1 साल से ज्यादा की नहीं होगी, और जो इसके अंदर फाइन लगाया जाएगा वो 5,000 से ज्यादा का नहीं लगाया जाएगा, अगर ऐसा है तो उस केस में आप समरी ट्रायल कर सकते हो। ठीक है जी, मतलब कि
जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं उनको ये पावर दे दी गई, जो हमारे जज वगैरह हैं कोर्ट के, उनको ये पावर दे दी गई कि भाई साहब आप मोटे तौर पे ये चेक कर लेना कि भैया इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। मोटे तौर पे क्या इसमें 1 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है, क्या इसमें 5,000 से ज्यादा की फाइन लगाई जा सकती है? अगर हाँ तो समरी ट्रायल बिल्कुल भी नहीं करोगे आप। और अगर ऐसा है कि छोटा मोटा केस है, छोटे मोटे में निपट जाएगा, तो उस केस में आप समरी ट्रायल करके उसको निपटा सकते हो। ठीक है, तो समरी ट्रायल पॉसिबल है, बशर्ते आपको ये ध्यान में रखना होगा। आगे कहा गया इन केस वेयर नो समरी ट्रायल कैन बी मेड। ऑब्वियसली बात है, जहां समरी ट्रायल नहीं होगी वहां प्रॉपर आपकी हेयरिंग होंगी, ऑल्दो री हेयरिंग भी हो सकती है, आपका कई बार अर्जेंट किया जाएगा, सारे फैक्ट्स और फिगर्स देखे जाएंगे। तो मोटा क्या है कि अगर ये कंडीशन जो आपकी 1 साल और 5,000 वाली अगर ये नहीं लगती है तो उस केस में आप समरी ट्रायल नहीं करोगे। उसके अंदर प्रॉपर आपकी पेशी होगी, सारे सबूत, सारे गवाह, सारी चीजें देखी जाएंगी और उसके बेसिस पे ही आपको जो भी सीपीसी के अकॉर्डिंग जो भी आपका तरीका होता है, मतलब जो भी कोर्ट का तरीका होता है फैसले सुनाने का, उसके अकॉर्डिंग वो फैसले सुनाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्पीडी ट्रायल। अब स्पीडी ट्रायल का बेसिकली मतलब क्या है कि ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है इस एक्ट के अंदर, रीजन बीइंग क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट्स के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग रहते हैं और पेंडिंग कई सालों तक रह जाते हैं। तो ऐसा ना हो और एफिशिएंटली जो है वो कोर्ट उसको मैनेज करे और उसके ऊपर काम करे, उसके लिए ये आया कॉन्सेप्ट स्पीडी ट्रायल का। स्पीडी ट्रायल बेसिकली आपको कहता है क्या कि भाई साहब बिल्कुल ध्यान में रखते हुए जस्टिस प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कि जल्दबाजी में आप कुछ अन्याय कर दो, ऐसा भी नहीं करोगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होना चाहिए और एक सही तरीके से अपनी पूरी सूझबूझ के साथ सारे लॉ, सारी सीपीसी वगैरह की एप्लीकेबिलिटी देखते हुए उसको जल्द से जल्द निपटाओगे और उसके अंदर प्रॉपर एफिशिएंसी जो होगी वो मेंटेन की जाएगी। कहा गया कि मैक्सिमम टाइम जो आप ले सकते हो वो ले सकते हो 6 महीने का, मतलब कि 6 महीने से ज्यादा का आपको टाइम नहीं लेना है। स्पीडी ट्रायल का मतलब कॉन्सेप्ट यही है कि आप उससे पहले निपटा तो बहुत अच्छी बात है, बट एक बार केस फाइल हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको इस नेगोशिएबल एक्ट के जो भी ऑफेंसेस वगैरह हैं उसको निपटा के साइड कर देना है। 6 महीने से ज्यादा पीरियड आप नहीं लोगे। ठीक है, तो स्पीडी ट्रायल का बेसिक मतलब क्या है, तो लॉ के अंदर तो बहुत अच्छी सी डीप लैंग्वेज लिखी हुई है, तो आप मोटा समझ सकते हो कि हाँ भाई स्पीडी ट्रायल जो है वो कोर्ट के अंदर पॉसिबल होता है। नेगोशिएबल एक्ट के जो भी ऑफेंसेस हैं उसको स्पीडी ट्रायल के अंदर कवर अप किया जा सकता है, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, द ट्रायल ऑफ द केस अंडर दिस सेक्शन शैल सो फार एज प्रैक्टिकेबल होने चाहिए, कंसिस्टेंटली विद द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ऐसा भी नहीं कि आप भाई जल्दबाजी में आंख बंद करके फैसले लेने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको जस्टिस को ध्यान में रखते हुए काम करना है। बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे अंटिल इट्स कंक्लूजन अनलेस द कोर्ट फाइंड द एडजर्नमेंट ऑफ द ट्रायल बियॉन्ड द फॉलोइंग डे टू बी नेसेसरी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग। मतलब कि आप कोई भी सुनवाई को जो अर्जेंट करोगे, सपोज एक केस की आपकी हियरिंग हो गई, उस हियरिंग के बाद अगर आपको लगता है कि अगली हियरिंग की भी जरूरत है, तो क्यों है आपको वो लिखना पड़ेगा, आपको वो रीजन मार्क करना पड़ेगा राइटिंग के अंदर कि भाई साहब अभी तो इतने फैक्ट्स ही पता लगे हैं, अगला सबूत आएगा, अगला पर्सन आएगा, अगला गवाह आएगा, जो भी चीज रीजन होगा कि इस वजह से आपने उसको अर्जेंट किया और अगली डेट दे दी कि अगले डेट पर भी इसकी सुनवाई की जाएगी, तो उस चीज को आपको लिखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहां जो हमारा कोर्ट है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देगी कि भाई साहब जल्दी जल्दी काम करना है, ऐसा नहीं कि तुम बेकार में मुद्दे को बढ़ाए जा रहे हो। तो आपको बिल्कुल सारी चीजें कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई डेट देने की जरूरत है, अगले दिन की जरूरत है, तो दो, लेकिन उसका रीजन आप रिकॉर्ड करके रखोगे इन राइटिंग कि क्या जरूरत थी कि आपने अगली फर्दर इसको डेट दी, क्या ऐसी चीजें थी जो कि अधूरी थी उस हियरिंग के अंदर। ठीक है, स्पीडी एंड एफिशिएंट डिस्पोजल में यही बात कहता है जिसके अंदर 6 महीने की बात की गई है कि एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर के जितने भी ट्रायल होंगे शैल बी कंडक्टेड एज पर एक्सपीडियसली एज पॉसिबल एंड एंडीवर शैल बी मेड टू कंक्लूड द ट्रायल। कोशिश करनी है मतलब कि जो ट्रायल है वो कंक्लूड कर दिया जाए विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट। कंप्लेंट फाइल होने के 6 महीने के भीतर जो आपका वो ट्रायल है वो कंक्लूड हो जाना चाहिए, इसकी आपको पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपनसेशन। अब 143A और एक सेक्शन आपका और आएगा जिसके अंदर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 148। ये दोनों के दोनों जो सेक्शन है ये कहीं ना कहीं आपस में सिमिलर है, तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है और काफी सिमिलर टर्मिनोलॉजी सारी चीज यहां पे यूज की गई है। अब यहां पे जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, उसको कहा जा रहा है इंटरिम कंपनसेशन। इंटरिम कंपनसेशन का मतलब क्या होगा कि सपोज ए है और बी है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में केस चल रहा है और बी जो है वो यहाँ पे मतलब बेसिकली बी का नुकसान हो रहा है। अब वो केस चल रहा है, केस कई दिनों तक चलता जा रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट एक ऑर्डर दे सकती है। किसको ऑर्डर देगी, इस ए को, कि भाई साहब तुम ऐसा करो कि सपोज करो केस जो चल रहा है वो 1 लाख रुपए का चल रहा है, तो उसको कहा जाएगा कि तुम 1 लाख रुपए का केस चल रहा है, ठीक है, आगे देखी जाएगी क्या निकल के आता है, नहीं निकल के आ जा, तुम्हारी गलती है कि नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन फिलहाल कोर्ट के ऑर्डर पे तुम इसके अंदर से 20,000 रुपए इस बी को जो है वो पे कर दो। 20,000 रुपीज जो है वो बी को तुम पे कर दो। क्यों, क्योंकि भैया कोर्ट कह रहा है, सिंपल सी बात है।
तो इस टाइप का ऑर्डर जो है वो कोर्ट दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना भी अमाउंट इन्वॉल्व है उसके 20% पेमेंट का ऑर्डर, इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है, जो कि ड्रॉअर को पे करना पड़ेगा, पेई या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स को। ठीक है जी, ये चीज समझ में आती है। इसको कहा गया 143(1) के अंदर। इसके आगे और फर्दर बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, उसको और देखते हैं। फिलहाल इतना रीड मारते हैं पहले। कह रहा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सीपीसी, द कोर्ट ट्राइंग टू ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 में ऑर्डर द ड्रॉअर ऑफ द चेक टू पे इंटरिम कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट। कहा जा सकता है कि भाई साहब इंटरिम कंपनसेशन आप पे करो, किसको पे करो? कंप्लेनेंट को पे करो। चलिए एक थोड़ा सा इंटरप्ट कर दूं, आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन आ गई यहां बैटरी की, तो मैं इसको जरा चार्ज में लगा दूं ताकि कोई भी बीच में मिस हैपनिंग ना हो जाए। जस्ट वेट। हाँ जी दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम देख रहे थे इंटरिम कंपनसेशन को। देखो इंटरिम कंपनसेशन हमें सिंपल सी बात है, इसलिए कहा गया कि कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, जिसके अंदर उनको कहा गया कि जो भी हमारा ड्रॉअर होगा उसके अगेंस्ट ऑर्डर किया जा सकता है कि भाई साहब जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट बेसिकली कौन है? हमारा पे या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स, उनको तुम इंटरिमली मतलब इंटरिम तौर पे, फिलहाल के शुरुआती तौर पे जो हम कह रहे हैं उतना पेमेंट कर दो। अब कितना कह सकती है कोर्ट, उसके लिए अमाउंट को देखना है आपको। अच्छा जी, in a summary trial or a summon case where he pleads not guilty to the accusation made in the complaint, मतलब कंप्लेनेंट ने कंप्लेन किया और जो हमारा ड्रॉअर है वो कह रहा है नहीं जी मेरा कोई गलती नहीं है, मेरी कोई अपराध नहीं है, यहाँ पे मेरे को फंसा रहा है वगैरह वगैरह, कुछ भी अगर ऐसा कह रहा है, या फिर इन एनी अदर केस अपॉन फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मतलब कहने का मतलब है कि केस हमारा जो है वो ट्रायल में चल रहा है, उसकी हियरिंग चले जा रही है, तो कोर्ट फॉर टाइम बिंग ऐसा एक ऑर्डर दे सकती है ड्रॉअर को कि तुम ऐसा करो, एक इंटरिम तौर पे कुछ कंपनसेशन जो है वो कंप्लेनेंट को पे कर दो। अब वो कहता है ड्रॉअर की भाई साहब अगर मेरी गलती नहीं हुई तो, सपोज करो कल को मेरी गलती नहीं निकली तो क्या होगा? तो फिर कोर्ट कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिलवाएंगे, वो भी ब्याज के साथ दिलवाएंगे, टेंशन ना लो, बट फिलहाल हमारा ऑर्डर मानते हुए तुमने पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, कितना पे करना पड़ेगा? तो कहा जा रहा है कि इंटरिम कंपनसेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक, मतलब भाई साहब 20% से ज्यादा का अमाउंट नहीं दिया जाएगा। जैसे कि 1 लाख का केस है तो मैक्सिमम जो इंटरिम कंपनसेशन का ऑर्डर दे सकता है कोर्ट, वो दे सकता है 20,000 रुपए, उससे ज्यादा नहीं। तो 20% तक की तसल्ली दी जा सकती है। अच्छा जी, अब इंटरिम कंपनसेशन कब पे करना है, कैसे पे करना है? तो कहा गया कि ये जो इंटरिम कंपनसेशन है, एक बार कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उसके 60 डेज के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। जो ड्रॉअर है हमारा वो पेई या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स, इन शॉर्ट आप कह सकते हो कंप्लेनेंट को 60 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट कर देगा। अब जो ड्रॉअर है बेचारा रोता रोता गया कोर्ट के पास, सर जी पैसे तो है नहीं, बहुत दिक्कत चल रही है वगैरह वगैरह। तो उस केस में अगर वो अपने सफिशिएंट कॉजेज बताता है कोर्ट को, तो कोर्ट उसको एडिशनल 30 दिन और दे सकती है। जनरल कहा गया कि 60 डेज में पे करना है, फिर कहा गया कि जो फर्दर पीरियड है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 30 दिन और, अगर वो सफिशिएंट कॉज जो है वो बताता है कोर्ट को और कोर्ट को लगता है कि चलो जी रीजनेबल कॉज है, 30 दिन और दे देना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कुल मिला के 60 + 30 कुल मिला के 90 डेज के अंदर अंदर आपको वो पेमेंट कर देनी है। चलो जी, पेमेंट तो हो गई। अब आगे चल के ड्रॉअर चौड़ा हो गया है। ड्रॉअर कहता है कि जी लो जी मैं तो बेगुनाह साबित हो गया, ड्रॉअर ऑफ अ चेक इज एक्विटेड, मतलब कि जो ड्रॉअर है वो बेचारा निर्दोष निकला। पूरी सुनवाई के बाद पता लगा कि निर्दोष निकला, तो उस केस में अब कोर्ट बोलेगी चल अच्छा जी ऐसा हो गया तो गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिलवाते हैं। तो कोर्ट फिर से एक डायरेक्शन इशू करेगी, किसके लिए? कंप्लेनेंट के लिए, मतलब जो कि पे या होल्डर इन ड्यू कोर्स रहा होगा, उसको एक ऑर्डर देगी, उसको कहेगी कि तुम ऐसा करो ड्रॉअर के सारे पैसे जो है वो रीपे करो, और रीपे ही सिर्फ नहीं, उसको इंटरेस्ट के साथ रीपे करोगे। ठीक है ना? तो इसलिए जनरली ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट जो होगा वो अनलेस अदरवाइज वो पूरा श्योर होगा कि मैं केस जीतूंगा, तभी वो पैसे की डिमांड करेगा, वो इंटरिम कंपनसेशन की डिमांड करेगा। अदरवाइज तो वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं, केस चलने दो, जीत गए तो ले देना, क्योंकि बेकार में ये इंटरेस्ट का लफड़ा कौन मोल लेगा, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसलिए कहा गया है कि अगर ड्रॉअर जो है वो बेगुनाह साबित हो जाता है तो उस केस में कोर्ट दोबारा से एक ऑर्डर इशू करेगी, किसके अगेंस्ट? कंप्लेनेंट के अगेंस्ट। उसको कहेगी कि तुम्हें ड्रॉअर को अब सारे पैसे उसके रीपे करने पड़ेंगे जो भी इंटरिम कंपनसेशन के तौर पे तुम्हें मिले थे, और साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? जो भी हमारा बैंक रेट का इंटरेस्ट होगा, जो कि आरबीआई ने उस टाइम पे इशू कर रखा होगा, मतलब जिस साल की बात कर रहे हैं उस साल की बिगिनिंग में जो भी आरबीआई का रेट रहा होगा बैंक रेट, उस इंटरेस्ट के उस रेट के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर पे करना पड़ेगा? तो सेम डेट की पीरियड दी गई है 60 डेज। अब ये भी रोएगा, बोलेगा सर जी आपने उसको तो 60 दिया था लेकिन 30 दिन की मोहलत भी दे दी थी, कुल मिला के 90 दिन हो गए, हमारे साथ भी दिक्कत चल रही है, हम भी परेशान हैं। तो उस केस में यहां पे कोर्ट इसको भी 60 डेज के साथ साथ 30 दिन का और फर्दर पीरियड जो है वो अलाउ कर सकती है, बस बशर्ते यही है कि वहां पे कोई सफिशिएंट कॉज होना चाहिए और उसको वो प्रूव कर पाएगा। तो 60 डेज है, लेकिन साथ में इसके अंदर फर्दर पीरियड और दिया जा सकता है जो कि 30 दिन का मैक्सिमम हो सकता है।
बट एक सफिशिएंट कॉज वहां पे होना जरूरी है। तो एक सिंपल सिनेरियो चल रहा है कि भाई साहब पहले पैसे दिलवा दिए, 20% ज्यादा नहीं दिलवाना और 60 दिन प्लस 30 दिन 90 दिन के अंदर पे कर देना है। लेकिन कल को अगर वो बेगुनाह साबित हो गया, वो निर्दोष निकला, तो उसके पैसे उसको वापस मिल जाएंगे, विद इंटरेस्ट मिल जाएंगे। 60 दिन की प्राइमरी पीरियड दी गई है, 30 दिन और अलाउ करके 90 दिन के अंदर उसके पैसे उसके पास वापस आ जाएंगे। चलिए जी, फिर यहाँ पे कुछ एडिशनल जरा सी बात और की गई है। क्या कहा जा रहा है कि जो भी इंटरिम कंपनसेशन होगा उसको रिकवर किया जाता है वैसे जिस तरीके से एक फाइन रिकवर किया जाता है अंडर सेक्शन 421। तो 421 जो आपका सेक्शन है सीपीसी का, जिसके अंदर फाइन को बहुत सख्ती से रिकवर किया जाता है, उसी सख्ती के साथ इंटरिम कंपनसेशन को भी रिकवर करने की पावर देता है आपको ये एक्ट। साथ ही में कहा जाता है क्या कि जो भी फाइन 138 का लगा या फिर जो भी कंपनसेशन आपका जो वो कोर्ट में सुनवाई चली उसके अगेंस्ट जो भी आपने कंपनसेशन पे करना था वो कंपनसेशन पे कर दिया 357 के अंदर, तो उस जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उसको ऑब्वियस सी बात है जब आपका फाइनल कंपनसेशन निकल के आएगा, फाइनल पेमेंट निकल के आएगी, उसमें से उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि 1 लाख रुपए के अगेंस्ट केस चल रहा था और कोर्ट ने पहले ही 20,000 रुपए आपसे पे करवा दिए एज ए इंटरिम कंपनसेशन। तो ऑब्वियस सी बात है जब कल को आप कोर्ट से केस हार जाओगे तो उसके बाद जो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी वो ऑब्वियस सी बात है जो आप इंटरिम दे चुके हो उसको लेस किया जाएगा। सपोज करो 1 लाख रुपए का था, प्लस आपके ऊपर इसके अंदर और कुछ चार्जेस लगाए गए और इसके अंदर 10,000 का और इंक्रीमेंट कर दिया गया, तो कुल मिलाकर जो आपका लाइबिलिटी है फाइन कंपनसेशन जो भी कुछ डिसाइड किया गया वो कुल मिलाकर 1,10,000 रुपए डिसाइड किया गया। तो आप जाके क्या कहोगे, सर जी 20,000 रुपए तो आपने मुझसे पहले ही दिलवा दिए थे एज ए इंटरिम कंपनसेशन। तो ऑब्वियस सी बात है उसको रिड्यूस करके आपसे जो रिकवर किया जाएगा वो कितना रिकवर किया जाएगा, 90,000 रुपए। तो एक बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी कि अगर आपने कुछ पहले पे कर दिया, इट इज जस्ट लाइक जैसे इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड होता है हमारे अकाउंट्स में, कि आप अगर इंटरिम डिविडेंड जितना दे चुके हो उतना रिड्यूस करके ही आप फाइनल डिविडेंड पे करते हो। चलिए, तो ये बात करके कि आपको 143A सेम इसके सिमिलर चलेगा सेक्शन 148 जो कि जस्ट अभी हम कॉपी करेंगे, लेकिन 147 छोटा सा है, कुछ जरा सी बात बताता है, इसको और देख लेते हैं। 147 बस इतनी सी बात बता के जा रहा है कि जो भी यहाँ पे ऑफेंसेस डील किए जा रहे हैं इस सेक्शन के अंदर, ये सारे के सारे जो ऑफेंसेस हैं ये हैं हमारे कंपाउंडेबल। अब कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है, वो ऑफेंसेस जिसको कि कॉम्प्रोमाइज के थ्रू निपटाया जा सकता है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने देखा है कि इसके अंदर 2 साल की जेल होगी या फिर चेक के 2 गुना का अमाउंट का फाइन लिया जाएगा या फिर बोथ। तो इसको आपस में सेटल किया जाता है। अगर पार्टी, कोर्ट और जो पर्सन यहाँ पे डिफॉल्टर है वो सारे लोग मिलके बैठे और उसको चाहे कि भैया कंपाउंड करा ले दे के इसको खत्म करे। ले दे के खत्म करने का मतलब क्या है कि ये इलीगल सेंस में नहीं है, दिस इज बोनाफाइड नेचर। बोनाफाइड नेचर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि अंडर द टेबल कुछ पेमेंट दी जा रही है, बिल्कुल भी नहीं। इसको लीगल तौर पे कंपाउंड किया जा सकता है। कंपाउंड का मतलब क्या होगा कि सपोज किसी को पेनल्टी लग रही है 1 लाख रुपए की, ठीक है ना, और साथ में उसको जेल हो रही है 6 महीने की। अब ये उसके ऊपर टोटल ऑफेंस यहाँ पे चार्ज किया गया है। अब वो बंदा जो है वो इसको पे करने में सक्षम नहीं है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो कहता है कि सर जी ये गलती तो मुझसे हुई है, मैं मानता हूं, बिल्कुल इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं गलती हुई है, लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। ऑल्दो इस बात को आप स्वीकारोगे नहीं, ये चीज आप एक्सेप्ट तो करोगे नहीं कि मैंने जानबूझ के किया, जानबूझ के नहीं किया, बट स्टिल वो अपनी तरफ से पूरी गुजारिश करता है और जो यहाँ पे पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स है उससे भी वो रिक्वेस्ट करता है एज अ कॉम्प्रोमाइज करने की। और अगर वो जो पेई या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स है ये लोग कहते थे कि चलो जी सर कह तो सही रहा है, ऑल्दो बंदा तो अच्छा था, आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं था, मार्केट रिपुटेशन भी ठीक ठाक है, तो क्यों बेचारे को फंसाते हो, इसको कंपाउंड कर लेते हैं। तो कंपाउंड करने का मतलब क्या होगा कि इस पूरे पेनल्टी को एक फाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि चलो आप पूरे को मिला जुला के ना आप 70,000 रुपए की पेमेंट कर दो, बात खत्म, यहीं पे रफा दफा हो जाएगा। तो ये लीगल तौर पर जब इस टाइप की एक्टिविटी की जाती है उसको कहा जाता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, और ये कंपाउंडेबल ऑफ ऑफेंसेस अलाउड है आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऑफेंसेस के अंडर भी। बस इस चीज को बताता है आपका सेक्शन नंबर 147। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते हैं सेक्शन 143A की बात को 148 के अंदर। अब 148 बेसिकली क्या बात कर रहा है कि जब जो ड्रॉअर है हमारा वो केस हार गया, क्या हुआ कि ए है, बी है, ये बी बंदा गया था कोर्ट के अंदर और कोर्ट में वो केस चला और कोर्ट के अंदर जो केस था वो ए हमारा हार गया, ए वो जो केस था वो हार चुका है, बी जीत गया। अब जब ए हार जाएगा तो ए के पास एक और राइट बचता है, क्या कि वो इस हारे हुए मतलब केस के ऊपर अपील कर सकता है। वो जाके इसको अपील कर पाएगा। अपील कहां कर पाएगा, अपील कर पाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, जिसको हम कहते हैं अपीलेट कोर्ट के अंदर। ठीक है ना, मतलब कि ए के पास अगर वो केस कोई हार जाता है हमारे मेट्रोपॉलिटन ज्यूरिडिक्शन था या जो हमारा कोर्ट था उसके अंदर, अगर वो केस को हार गया तो उसको एक एडिशनल पावर दी जाती है सेक्शन 148 के अंदर, जिसके अंदर वो चाहे तो उसको चैलेंज कर सकता है। चैलेंज का मतलब कहीं ना कहीं उसको जाके वो अपील कर सकता है कि दोबारा से मेरी कोर्ट को दोबारा से मेरी केस को सुना जाए, समझा जाए और उसके ऊपर दोबारा से निर्णय लिया जाए। इस टाइप की हरकत करने की पावर उसको दी जाती है। ठीक है जी, अब ये ए जो है ये चला गया अपीलेट कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब अपीलेट कोर्ट जो है वो भी
दिमाग लगाएगा, वो भी शाना आदमी है। वो क्या कहता है कि चलो जी तुम यहाँ आ तो गए हो, पर अब ऐसा काम करो कि ये जो केस चल रहा था इसके अंदर लेट से तुम्हारा वही अमाउंट इन्वॉल्व है 1 लाख रुपए का, तो तुम अगेन यहाँ पे कुछ पैसे पहले जमा करा दो। तुम पे विश्वास तो हो नहीं रहा, एक बार तुम केस पहले हार चुके हो, और जो हमारा यहाँ पे कंप्लेनेंट है वो बेचारा क्यों इतना सफर करेगा, तो तुम ऐसा करो कुछ पैसे जो है वो उसको पहले दे दो, उसको कुछ पैसे पहले डिपॉजिट कर दो। तो इस चीज की पावर कौन रखता है? हमारा अपीलेट कोर्ट रखता है, जो कि डिमांड कर सकता है कुछ पैसे की। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सीपीसी इन एन अपील बाय द ड्रॉर अगेंस्ट द कन्विक्शन अंडर सेक्शन 138, जिसमें कन्विक्शन उसका करार हो चुका है, उसमें भी वो ड्रॉर जाके अपील कर रहा है, तो अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर टू अपेलेंट मतलब ड्रॉर टू डिपॉजिट सच सम विच शैल बी a minimum of 20% of the fine or compensation awarded by the trial court। मतलब क्या हुआ कि 1 लाख रुपए का जो फाइन या कंपनसेशन था जो कि ट्रायल कोर्ट ने अवॉर्ड कर दिया था, तो वो कहेगी कि भैया इसका तो मिनिमम 20%। ध्यान रखना, जो 143A देखा था वहां पे लिखा गया था कि मैक्सिमम लिमिट थी 20% की, यहां कहा गया मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या हुआ कि जो अपीलेट कोर्ट है वो पूरे के पूरे 1 लाख भी जमा करवा सकता है। मिनिमम 20 है, मैक्सिमम 100% भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस फाइन का वो मिनिमम 20% जो है वो आपसे डिपॉजिट करने को कहेगा और आपको वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब ये जो डिपॉजिट करने यहां पे कहा जा रहा है, क्या ये वो इंटरिम कंपनसेशन से रिलेटेड है जो हमने 143A में देखा? तो बिल्कुल भी नहीं। वो जो आपसे करवाया गया है वो अलग है, और ये उसके एडिशनल अपीलेट कोर्ट आपसे करवाएगा। मतलब कि आप ऑलरेडी सपोज 20,000 रुपए जो है वो पे कर चुके हो इस बी को, क्योंकि पहले वाले कोर्ट ने आपको कहा था। जब आप अपील करने गए और जो आपका अपीलेट कोर्ट है वो आपको और कह सकता है कि भाई साहब तुम 1 लाख रुपए जो इन्होंने फाइनल कंपनसेशन दे दी है ना, उसको तुम दोबारा से डिपॉजिट करवाओ, तो उस चीज की यहाँ पे चीज कही जा सकती है विच इज एडिशन टू सेक्शन 143A। तो प्रोवाइडेड दैट अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन under this subsection shall be in addition to an interim compensation paid by appellant under section 143A। Now सेम रूल्स आएंगे कि भाई साहब कितने दिन के अंदर, एक बार अपीलेट कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया तो आपके पास कितने दिन के अंदर अंदर आपको पैसे को डिपॉजिट करवाना है। तो सेम कहा गया है कि भाई साहब जो डिपॉजिट करवाना है वो आपको 60 डेज के अंदर अंदर कराना है। एक बार ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर के 60 दिनों के अंदर अंदर आपको डिपॉजिट करवा देना है। या फिर अगर आप रोते हो, अगर आपका कोई सफिशिएंट कॉज है और अगर वो कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई सही कह रहा है, तो उस केस में आपको फर्दर पीरियड कितना दिया जा सकता है? 30 डेज का, जैसा कि आपने पीछे देखा था 143A के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि यहां पे एक चीज देखो, इन दोनों के बीच के ना एक डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। 143A में क्या कहा गया? 143 में A है, B है और ये हमारा कोर्ट है, ठीक है ना। कोर्ट ने ए को कहा कि भाई साहब तुम ना इस 1 लाख के 20,000 रुपए इसको पे करो, ठीक है, और इसने इसको पे कर दिया। इसको हमने कहा इंटरिम कंपनसेशन, और इसको लेके हमने सारे रूल्स देखे 143 के अंदर, 143A के अंदर। अब जब हम 148 के अंदर बात कर रहे हैं तो यहां पे कौन है? यहां पे हमारा AC है, मतलब अपीलेंट कोर्ट है, और ये ए को डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है क्या कि तुम बी को पे मत करो, तुम बी को पे मत करो, जो मैं तुमको कह रहा हूं कंपनसेशन का अमाउंट उसको तुम डिपॉजिट करा दो कोर्ट के पास। डिपॉजिट करना है, यहां पे नहीं करना है, डिपॉजिट करना है। किसके पास डिपॉजिट करना है? कोर्ट के पास। जितना भी कहा जाएगा, लेट से 50% उसने कहा तो 50% ये कोर्ट के पास डिपॉजिट कर दिया गया। अब जब कोर्ट के पास डिपॉजिट किया गया है तो बी कहेगा भाई साहब मेरा क्या फायदा, तुम तो कोर्ट मजे ले रही है। यहाँ पे पहले वाले कोर्ट ने तो मुझे दिलवाया था इंटरिम कंपनसेशन, यहाँ पे ये बेचारा बी नुकसान सह रहा है। अगर बी सच में सही है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो उस केस में कोर्ट भी सोचेगी ऑब्वियस सी बात है, पैसा ये डिपॉजिट में हमारे पास पड़ा है, ए से तो हमने ले लिया लेकिन इससे बी का तो कोई फायदा हो नहीं रहा। इंटरिम कंपनसेशन था तो उससे बी को कुछ रिलैक्सेशन तो मिली थी ना। अब कोर्ट चले ही जा रहा है, केस चले ही जा रहा है, बी बेचारा उदास बैठा है। तो उस केस में अपीलेट कोर्ट के पास भी पावर है। क्या पावर है? कि इस डिपॉजिट के पैसे को वो रिलीज कर सकती है और वो इस पैसे को बी को दे सकती है, ठीक है। इसमें तो डायरेक्टली बी को दिलवा दिया गया था। 148 के अंदर कहा गया कि भाई साहब तुम इस पैसे को डिपॉजिट करो हमारे पास, और इस डिपॉजिट के पैसे को ये अपीलेंट कोर्ट जो है वो चाहे तो रिलीज कर सकती है, और रिलीज करके वो किसको दे सकती है? कंप्लेनेंट को दे सकती है, ठीक है। तो कहा जा रहा है द अपीलेंट कोर्ट में डायरेक्ट द रिलीज ऑफ अमाउंट डिपॉजिट बाय द अपीलेंट टू दी कंप्लेनेंट, मतलब जो अपीलेंट मतलब ए ने जो भी पैसा डिपॉजिट किया था उसको वो रिलीज कर सकती है बी के लिए, मतलब कंप्लेनेंट के लिए, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील। मतलब जो हमारा अपील है वो पेंडिंग चले जा रहा, सुनवाई हो जा रही है, तो उस केस में अपीलेंट कोर्ट जो है वो चाहे तो इस पैसे को रिलीज कर सकती है ताकि बी का कुछ भला हो जाए, बी के कुछ पैसे काम में आ जाए, ठीक है जी। अब आती है फिर से वही बात कि ए निकल गया निर्दोष। अब ए जो है वो निर्दोष निकल गया। तो प्रोवाइडेड दैट इफ अपीलेंट इज
एक्विटेड, मतलब अपीलेंट जो है वो एक तरीके से कह लो कि बिल्कुल निर्दोष निकल गया, तो उस केस में क्या होगा? तो ऑब्वियस ही बात है जितने भी पैसे बी को मिले हैं वो सारे सारे रीपे करने पड़ेंगे, जैसा आपने 143A में देखा था। और रीपे कैसे करना पड़ेगा? रीपे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट कैसा? जो विद इंटरेस्ट जो भी आपका आरबीआई का होगा उस फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में रेट, जो कि बैंक रेट एक तरीके से ट्रीट किया जाता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? 60 डेज के अंदर करना पड़ेगा। और क्या ज्यादा टाइम मिल सकता है? तो ऑब्वियसली बात है आपको फर्दर 30 डेज और दिया जा सकता है अगर आपका कोई सफिशिएंट कॉज है तो सेम टू सेम कहानी 143A वाली चल गई। चलिए जी, तो ये सारी बात आपकी 148 के अंदर की गई है जो कि डिट्टो सिमिलर है। नाउ एक्सप्लेनेशन देख लो एंड देन इट इज ऑल डन। एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा है क्या कि the section 148 provides that in the event of conviction of the drawer of the check, if the drawer proceeds to file an appeal, the appellant court has power to order the drawer of a check to deposit। मतलब अगर वो अपील फाइल करता है तो appellant कोर्ट के पास पावर है कि वो कह सकता है ड्रॉअर को कि भाई साहब डिपॉजिट करो एन अमाउंट जो होगा वो कम से कम होगा 20%, 143 में ये था, मैक्सिमम होगा 20% ऑफ द फाइन और कंपनसेशन जो कि अवार्ड किया गया था मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर, मतलब ट्रायल कोर्ट के अंदर, इन द अपील प्रीफर्ड अगेंस्ट हिज हर कन्विक्शन। दिस अमाउंट कैन बी ऑर्डर एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील। ठीक है, ये जो ऑर्डर है ये कभी भी दिया जा सकता है पेंडेंसी ऑफ अपील के अंदर। द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ द अबव, अब जो पेमेंट का प्रोसीजर है और जो रिफंड का प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं सेम है इफ अपील सब्सिस्ट। अगर अपील हमारा कंप्लीट हो गया तो जो भी पेमेंट या रिफंड का जो भी प्रोसीजर है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी सेम है। किससे सिमिलर है? इज सिमिलर टू व्हाट हैज बीन लेड डाउन इन 143A। तो 143A से रिलेटेड है भाई 60 दिन, 30 दिन, रिफंड, बैंक इंटरेस्ट, आरबीआई का रेट वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे कहीं ना कहीं डिट्टो सेम चल रही है। ठीक है, बस फर्क जो है वो यहाँ पे है कि मिनिमम 20% है, वहां पे जो था वो मैक्सिमम परसेंटेज था 20 का। चलिए जी, तो ये सारी बात हमने कवर की है। आई होप आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बहुत सारा मजा आया होगा। हमने शुरू से लेके, मतलब कह सकते हो कि स्टार्टिंग से लेके अप टू सेक्शन 148 तक सारी चीजों को बारीकी से देखने की कोशिश की है। ऑल्दो ये आईसीआई का स्टडी मटेरियल था जिसको कि मैं अपने आप में काफी डिटेल स्टडी मटेरियल समझता हूं, जिसके अंदर काफी अच्छे एग्जांपल्स भी होते हैं और काफी सारी चीजें हमने कवर की हैं एग्जांपल के साथ भी, और कुछ हमने अपने पर्सनल इलस्ट्रेशंस भी वहां पे साझा किए आपके साथ। स्टिल मेरा ये मानना है कि जो इसके जो एमसीक्यूज हैं या जो इसके आपके केस स्टडीज वगैरह टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है इन सारे चैप्टर को समराइज करते हुए माइंड के अंदर डालने के लिए। आप इसकी समरी को चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो, बट स्टिल अगर आप इस वीडियो को भी 2-3 बार देख लेते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें ग्रिपिंग में आपके माइंड में आ जाएगी। एंड आफ्टर दैट आपको इंश्योर करना है कि जो भी हम एमसीक्यू देखेंगे, ऑब्वियसली आने वाले पार्ट के अंदर हम एमसीक्यू और इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जितने भी हैं उसको कवर करेंगे, तो उसको इंश्योर करना है कि उसको आपको एक बार जरूर सुन लेना है, ताकि आपको ये पता लगता है कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होता है और उसका आंसर आपको किस तरीके से रिलेट करके रिप्लाई में आपको लिखना होता है अपने आंसर शीट के ऊपर। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो उसको कहीं भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको चीजें समझ में आई हैं, आपको मजा आया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। स्टिल अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी बच जाती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बाय वे ऑफ कमेंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम बात करेंगे एमसीक्यू की और साथ ही में बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की।